सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर रहेगा एंड दैट इज़ टिश्यूज़, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊतक। कल पहला चैप्टर था जिसमें कि हम लोगों ने सेल टॉपिक देखा था, यानी कि कोशिका। और लास्ट में अब मुझे याद आया कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी तो दिए थे, तो उनको तो पहले करते हैं तब टिश्यूज़ में बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कल क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको होमवर्क के लिए, वो आप मैच कर लीजिए कि आपने सही किए या फिर कैसे किए। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। अमन सिंह, ओके, संतोष, पियाली, गौतम, शिवराम, रहना खातून, वानी सिंह। चलो सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना। 28 से करना है, जल्दी से आंसर दीजिए। व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फाउंड इन द सेल एनवेलप ऑफ द बैक्टीरियल सेल कॉल्ड, यानी कि जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। सेल साइकिल करवा दीजिए सर। अच्छा, ए आंसर आ रहा है बिल्कुल। ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं और ये क्या होता है, सेल एनवेलप होता है एक तरह से। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था पेप्टिडोग्लाइकन। इसमें पढ़ा था कि आपका बैक्टीरियल सेल वॉल होता है। एक्चुअल में जो आपका बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वो इसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसके बाहर का एनवेलप होता है, सेल वॉल के बाहर ये आपका जो एनवेलप होता है उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। और जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो होता है। काइटिन आप जानते हैं फंगस का, सेलुलोज हमने देखा जो प्लांट्स होते हैं उसके, और फ्रूट्स का जो सेल वॉल होता है वो पेक्टिन का बना होता है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। तो जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का डीएनए होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। None of the given options are correct. To form blood cell, to confer certain unique phenotypic characteristics to bacteria and to help in the formation of RNA. तो जो आपका प्लाज्मिड डीएनए होता है इसका फंक्शन होता है टू कॉन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को कुछ विशिष्ट फेनोटाइपिक लक्षण प्रदान करना, ये काम होता है प्लाज्मिड डीएनए का। व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम ऑफ अ पॉलीजोम। पॉलीजोम के राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है। राइबोसोम सिंथेसाइज द फैट्स। The ribosome of polysome translate the mRNA into proteins. The ribosome of polysome translate the rRNA into proteins, या फिर ribosome of a monosome translate the rRNA into protein। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि जो आपका राइबोसोम ऑफ अ पॉलीजोम होता है इट ट्रांसलेट्स द mRNA इनटू प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अंडर द सेल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप which cell organelle is visible as either clusters or single small dots that float freely in the cytoplasm। कुछ स्टूडेंट्स से बोल रहे थे कि सर कल जल्दी लेक्चर प्राइवेट कर दिया, जबकि मैंने उतना ही टाइम पे किया था। ठीक है, लेकिन आई थिंक कुछ लोगों का ईपीएफओ का एग्जाम भी था, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सेल टॉपिक का जो लेक्चर है आपका सिर्फ सेल का ही कुछ देर के लिए, ये लेक्चर खत्म होने के बाद टिश्यूज़ के बाद मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, तो अगर जिसको देखना होगा तो वो देख लेगा। बट ये सिर्फ सेल टॉपिक के लिए मैं कर रहा हूँ, बिकॉज कल पहला टॉपिक था बायोलॉजी का, इसलिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे, और क्योंकि आपका ईपीएफओ का एग्जाम था इसलिए। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो विजिबल होता है या तो क्लस्टर्स के रूप में, या इधर क्लस्टर्स और सिंगल स्मॉल डॉट्स दैट फ्लोट फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में डॉट्स के रूप में विजिबल होते हैं। अब याद करिए डॉट्स के रूप में कौन विजिबल था, हमारा राइबोसोम था ना, जिसकी वजह से जैसे कि हमने इसको कहाँ देखा था, इसको हमने देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और अगर आपको याद हो न्यूक्लियोप्लाज्म में, बिकॉज हमने ये बात करी थी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी रफ इसलिए होता है बिकॉज ये राइबोसोम होते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में भी ये राइबोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। गोल्गी apparatus हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या काम करता है, प्रोसेसिंग और डिस्पैचिंग का काम करता है। साथ ही साथ इस गोल्गी apparatus में क्या होता है, इसने क्या बोला था, इसमें लाइजोसोम बनता है। ठीक है, लाइजोसोम बनता है, और लाइजोसोम का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो कहाँ बनता है, वो बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्या बनता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, या फिर हम बोल सकते हैं उसको डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर क्या ये साइंस जो यहाँ पे हम कर रहे हैं ये रेलवे के लिए सफिशिएंट होगी क्या। बिल्कुल होगी, आप ये कंप्लीट होने दीजिए, जैसे बायोलॉजी कंप्लीट होगी उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा जो भी आपके किसी भी एग्जाम में आया हो, ना सिर्फ रेलवे एसएससी, किसी भी एग्जाम में आप देखिएगा उसको। ठीक है, और हाँ, पेरोक्सीसोम के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, बिकॉज ये नहीं देखा था। पेरोक्सीसोम, आप बस इतना चीज़ याद रखना, ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स, बस पेरोक्सीसोम ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स, बस आपको कीवर्ड याद रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स आपको कीवर्ड ज़रूर मिलेगा वहाँ पे। आइडेंटिफाई द सेल दैट इज अमीबॉइड इन शेप।
इनमें से किसका शेप जो है थोड़ा अमीबॉइड होता है? नर्व सेल, कॉलमनार, एपिथेलियल टिश्यूज, सॉरी सेल, आरबीसीज या फिर वाइट ब्लड सेल। अमीबा के शेप का होता है। अमीबा का क्या शेप होता है? अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। कुछ शेप होता है अमीबा का। अमीबा का मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, अमीबा को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, अमीबा को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, अमीबा को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, कोई शेप होता है? नहीं होता है। इसी वजह से वाइट ब्लड सेल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी इर्रेगुलर शेप होता है, यानी कि कोई शेप नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आज के लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। ये जो WBC, RBC ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में होंगी। व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम? अभी देखा था। इसका काम क्या होता है राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम का? ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स, हेल्प इन मेकिंग DNA, हेल्प इन DNA रेप्लिकेशन या फिर क्रिएट RNA। आंसर होगा टू ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। ये काम होता है राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम का। 34th, इन नॉर्मल सेल्स द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA इज कॉल्ड एज। सामान्य कोशिकाओं में DNA से RNA तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन या फिर ट्रांसलेशन। तो सही आंसर क्या होगा? आई वॉन्ट टू ओके थर्ड का ये अभिलाष वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन्स DNA अपार्ट फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस? इनमें से किसके पास DNA होता है न्यूक्लियस के अलावा? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि DNA ठीक है और राइबोसोम कौन खुद का सिंथेसाइज करता है? प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। खुद का DNA और राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास। ठीक है, विच सेल ऑर्गेनल हैज इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम? अगेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, जो दो चीज़ें होती हैं जिनके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है। क्यों होता है इसके पीछे हमने स्टोरी भी देखी थी। DNA इज स्टोर्ड मेजरली इन, DNA कहाँ पे स्टोर होता है? DNA आपको कहाँ पे मिलेगा? अब DNA आपको मिलेगा क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमैटिन फाइबर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो एंटेंगल्ड हो जाते हैं तो वो क्रोमोसोम बनाते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में होते हैं। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था ये बताइए? और न्यूक्लियस हमारा क्या करता है? ये एक्टिविटी ऑफ सेल को कंट्रोल करता है, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल, या फिर ब्रेन ऑफ सेल इसको हम बोल सकते हैं। क्रोमोसोम हमारे कितने होते हैं? क्रोमोसोम हमारे 46 होते हैं, यानी कि हम पेयर्स में अगर बात करें 23 पेयर्स, जिसमें कि हमारे 22 पेयर्स ऑटोसोमल होते हैं, 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। तो DNA आपका कहाँ पे हुए? न्यूक्लियस में। और इसके डिस्कवरी की अगर बात करें तो किसने करी थी? याद करिए, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। गोल्गी apparatus क्या कर रहे थे? ये अभी हमने देखा। साइटोप्लाज्म क्या है? जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है आपके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो किसकी बनी होती है? जल्दी से आप बताइए, किसकी बनी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इनमें से सेल साइकिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल है? तो अभी ये पूछ रहे थे ना आपकी सेल साइकिल सर पढ़ा दीजिए, तो अभी पढ़ाते हैं आपको सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल में तो पहले ये पूछा इसमें से फॉल्स कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका, प्रेपरेशन ऑफ माइटोसिस टेक्स प्लेस इन G2 फेज। इन M phase, the cell grows physically larger and copies organelles. In S phase, replication of DNA takes place. और in G1 phase, the cell grows physically larger and copies organelles. प्रेपरेशन माइटोसिस के लिए प्रेपरेशन G2 फेज में होती है, बात बिल्कुल सही है। अभी देखते हैं। G1 फेज है ग्रोथ फेज, S फेज है आपका DNA का सिंथेसिस, S से सिंथेसिस, G1 से ग्रोथ, G2 से भी ग्रोथ फॉर एंड प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस। यहाँ पे माइटोसिस हो नहीं रहा है, तैयारियां चल रही हैं आगे अगले स्टेज के लिए, जो कि आपका माइटोसिस वाला स्टेज है, समझ गए? तो प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस को देख के ये मत समझिए कि M से माइटोसिस, M और G2, प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे, अभी माइटोसिस हो नहीं रहा है, माइटोसिस अगले स्टेज में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन M फेज द सेल ग्रोस फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनल्स, ये गलत होगा बिकॉज, और अभी देखो इसको भी इस तरह से भी कर सकते हो, जो नेटो में हम टेक्निक सीखते हैं कि सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन। आप देखिए पूरा सिमिलर और कंट्रास्टिंग है, या तो सेल यहाँ पे फिजिकली लार्ज ग्रो करके ऑर्गेनल्स को कॉपी कर रहा होगा, या फिर यहाँ पे कर रहा होगा, दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा आपका। ठीक है, या तो M फेज या G1 फेज। ये काम होता है आपका यूजुअली G1 फेज में, जहाँ पे सेल आपका फिजिकली लार्जर ग्रो करता है और अपने ऑर्गेनल्स को कॉपी करता है। M फेज में माइटोसिस होता है और G2 फेज में आपका प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होता है। देयर आर डैश मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो हमने कल ही देखा था कि जो आपका कोशिका का विभाजन होता है, जो सेल का डिवीजन होता है, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा माइटोसिस और दूसरा होता है हमारा मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस मियोसिस में क्या होता है? यहाँ पे एक डॉटर सेल फर्दर एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपका सोमैटिक सेल में हो रहा था, सोमैटिक सेल्स में। ये कहाँ हो रहा है? जर्म सेल्स में। यहाँ पे डायप्लॉइड, यहाँ पे
हैप्लॉइड, ये हम लोगों ने चीज़ें देखी थी, ठीक है। और अगर इसमें मैल फंक्शन हो जाता है तो आपको क्या होता है, आपको जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जैसे कि नेल्फिल्टर्स सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम हो जाते हैं। माइटोसिस अगर मैल फंक्शन कर जाता है यहाँ पे सेल डिवीजन, तो यहाँ पे आपका हो जाता है कैंसर। तो आंसर यहाँ पे बहुत आसान सा ऑप्शन नंबर बी 2। 40th नंबर क्वेश्चन देखिए, अगेन सेल साइकिल से क्वेश्चन है, G1, S, G2 या फिर M, बताइए जल्दी से। प्रोटीन और लिपिड का बना होता है हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, सबका सही आंसर है। बैच में क्वेश्चन कहाँ है सर, कौन सा? अच्छा, वो जो मैं कल बात कर रहा था, अब वो आज डल जाएंगे कलेक्टिवली, मैं सारे चैप्टर्स के डाल दूंगा, सब मत लगाना, जो जो भी होते जा रहे हैं उनको एक एक करके अटेम्प्ट करते जाना, आज मैं डलवा दूंगा, ठीक है। चलो सर, क्या ये लाइव ही रहती है? हाँ जी बैक बेंचर जी, लाइव ही रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा था, G2 क्या होता है, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। तो थर्ड का तो C होने वाला है, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। फोर्थ का D अपने आप हो गया, हमें चेक ही नहीं करना है। M यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। सेल डिवाइड्स यानी कि सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कि माइटोसिस हो रहा है, फोर्थ का D है। अब 1 और 2 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे synthesis a complete copy of the DNA, first gap phase the cell grows physically larger and copies organelles, यानी फर्स्ट का B और S से आपका हो जाएगा synthesis। बहुत आसान है, आई थिंक सबको हो गया होगा ना याद, सबको याद हो गया होगा। रिवाइज करें क्या फिर से? देखो अब बिना देखे रिवाइज करना कि G1 में क्या हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है, फिजिकली लार्ज ग्रो कर रहा है और ऑर्गेनल्स को कॉपी कर रहा है, ठीक है। G1 में ये हो रहा है। S में क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। G2 में क्या हो रहा है, प्रिपरेशन हो रही है माइटोसिस के लिए, और M में माइटोसिस हो रहा है, यानी कि सेल डिवीजन हो रहा है। When a cell divide by meiosis it produces how many new cells? बहुत आसान सा है, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनती है और मियोसिस में 4 बनती हैं। 42 which is the major microtubule organizing center in eukaryotic cell involved in various cellular processes including the sensory, reception, locomotion and embryogenesis। कौन सा आपका माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है यूकैरियोटिक सेल में? यूकैरियोटिक्स आपको क्या आना चाहिए, ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि इनमें सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें प्रेजेंट होती हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होती हैं, बिकॉज वो प्रो लेवल के हैं। प्रोकैरियोटिक से हमें याद आना चाहिए उसके एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। और प्रोकैरियोटिक की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कॉमन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में कॉमन है, ये बताइए, ठीक है। तो डिफरेंट सेलुलर प्रोसेस में आपका इन्वॉल्व होता है सेंट्रोजोम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो डिफरेंट आपके सेलुलर प्रोसेस इंक्लूडिंग सेंसरी रिसेप्शन, लोकोमोशन और एम्ब्रायोजेनेसिस में यानी एम्ब्रायो के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है सेंट्रोजोम। प्रेजेंट अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनल जो दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, उसको हम बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम आपका दोनों में प्रेजेंट होता है। 43 अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है? कल अगर आपको याद हो हम लोगों ने देखा था कि जब कोई चीज़ अंदर लेता है, कौन, हमारा जो प्लांट जो सेल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस। और जब वो बाहर निकाल देता है तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ये एंडोसाइटोसिस 2 टाइप का होता है, अगर हमारा सेल खाना खाता है तो फैगोसाइटोसिस, और अगर पानी पीता है तो उसको हम बोलते हैं पीनोसाइटोसिस, ठीक है, पीनोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस में हमने अमीबा का एग्जांपल देखा था कि अमीबा है, उसने एक बैक्टीरिया देखा, उसके दिल में हुई हलचल, वो गया बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया तो उसके पास चल के आएगा नहीं कि लोग अभी हमको अपने अंदर संभालो, वो उसको खुद जाना पड़ेगा। जब इसके पास गया तो उसने क्या बनाया, फॉल्स फीट बना, जिनको हमने स्यूडोपोड्स बोला था, और बस अंदर ले लिया और वैक्यूल जो था उसके साथ मर्ज कर लिया और वेस्ट वाली चीज़ को एक्सोसाइटोसिस से निकाल दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली पूछेगा फैगोसाइटोसिस, ठीक है। 44 आप पे आते हैं, विच सेल थ्योरी, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच सेल थ्योरी अप्रूव्ड दैट द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन दी ओवरऑल बाइलेयर। तो कौन सा सेल थ्योरी ने प्रूव किया था कि जो क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड्स का, दैट इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, लेटरल मतलब होता है साइडवेज मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। ये कौन सी थ्योरी थी? तो भाई फ्लूइड की बात हो रही है यहाँ पे, तो फ्लूइड वाली ही थ्योरी होगी, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। 45 विच प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम डैमेज, कौन सा? ये तो खैर आज का हम लोग का टॉपिक है, आज हम लोग करेंगे कि खैर फिर भी कर लेते हैं, प्रोटीन की यहाँ पे चर्चा हो रही है कि कौन सा प्रोटीन है जो आपकी एपिथेलियल सेल्स को डैमेज से बचाता है। भाई एपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं, अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हम लोग टिश्यू लेक्चर में। तो यहाँ पे आंसर होगा केराटिन। इसी केराटिन प्रोटीन के जो हमारे नेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, ये सब इसी प्रोटीन के आपके बने होते हैं, केराटिन के, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ क्या,
टिश्यूज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक। ना व्हाट इज ऊतक, व्हाट इज टिश्यू? तो ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यूज। जब सेल जो है ना, डिफरेंट सेल मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के सेल, जैसे कि आप हैं, ठीक है, आपके अराउंड इतने सारे लोग हैं, आपकी बॉन्डिंग तो सिर्फ कुछ ही लोगों से है ना, वही आपके फ्रेंड्स हैं, तो सबसे क्यों नहीं है? बिकॉज वो आपके टाइप के नहीं है, ठीक है। तो सेल डेफिनेट जो टाइप के होते हैं मिल जाते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। टिश्यूज़ को हम जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज योर प्लांट टिश्यू एंड द अनदर इज एनिमल टिश्यू। इस लेक्चर में दोनों देखेंगे, सबसे पहले प्लांट और फिर हम देखेंगे एनिमल टिश्यू। क्वेश्चंस भी लगाएंगे, कुछ आपको होमवर्क मिलेगा और उसी तरह कल भी हम लोग जो आपके जो होमवर्क होगा उसको सॉल्व करेंगे पहले, ताकि हमारी चीज़ों का रिविजन हो जाए जो हम लोगों ने कल चीज़ें करी थी। क्लियर? और आई होप सब ने रिवाइज करके बैठे होंगे सारी चीज़ें, जैसे जो हम लोगों ने सेल में पढ़ी थी कि भाई सेल थ्योरी किसने दी थी, पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, ठीक है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी, डेड सेल इन अ कॉर्क। फिर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी ने हमारे लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। शेल्डन और सॉन ने सेल थ्योरी दी थी, इन्होंने ये 1665 में इसकी डिस्कवरी करी थी। वर्कशॉप ने थोड़ा सा और काम किया था सेल थ्योरी को लेके। फिर उन्होंने सेल देखा था कि सेल में आपकी होती है सबसे ऊपरी लेयर जाती, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये आपके प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है। और अगर आपका प्लांट सेल है या फिर बैक्टीरियल सेल है तो क्या होगा, प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, फिर आपका मान लेते हैं कि फंगल सेल है, तो उसमें सेल वॉल भी देखने को मिलेगी। वो सेल वॉल किसकी बनी होगी वो हमने देखा था, जैसे कि अगर फंगस है तो काइटिन की, प्लांट सेल है तो उसकी सेल्यूलोज की बनी होगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि फिर इसके हम अंदर गए तो डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका फंक्शन देखा था, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या था, ट्रांसपोर्टेशन का भी और सिंथेसिस का भी। किसको सिंथेसाइज कर रहा था? इसके दो बेटे थे, रफ वाला जिसमें राइबोसोम थे वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे थे, और स्मूथ वाला फैट्स और लिपिड्स का सिंथेसिस कर रहा था। अब ये जो सिंथेसिस हो गया, बन गया, वो ट्रांसपोर्ट कराएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको पैकेज और डिस्पैच कौन करेगा, प्रोसेस कौन करेगा? गोल्गी apparatus करेगा जो लाइजोसोम को बनाएगा। लाइजोसोम सुसाइडल बैक ऑफ द सेल होता है, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे काम करता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ बनता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियस होता है जिसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। इसमें आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि इसमें आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? वो जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म की तरह। और न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, जो कि हमारी पूरी एक्टिविटी ऑफ द सेल को रेगुलेट करने का काम करता है। जो आपके क्रोमोसोम्स है उसी में डीएनए, और डीएनए का फंक्शनल यूनिट हम बोलते हैं जीन को, जो उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और हमने चीज़ें देखी थी जैसे वैक्यूल्स हमने ये देखा था कि परमानेंट वैक्यूल हमें प्लांट सेल में देखने को मिलता है। एनिमल सेल में भी होते हैं बट परमानेंट नहीं होते हैं, जब नीडेड होता है तब होते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। और वैक्यूल प्लांट सेल में 50 to 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, थोड़ी सी रिविजन कर लिया। प्लांट टिश्यू पे आते हैं। अब प्लांट टिश्यू का हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो प्लांट टिश्यू में सबसे पहले पढ़ेंगे इसके डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। फिर प्लांट टिश्यूज में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। दो टाइप्स होते हैं, विभज्योतक ऊतक यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू, और स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। फिर जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है इसके फर्दर 3 टाइप पढ़ेंगे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी यानी कि शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्विष्ट। और परमानेंट टिश्यू में फिर हम फर्दर 2 टाइप पढ़ेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर सिंपल में अगर हम फिर 3 टाइप पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर कॉम्प्लेक्स में हम 2 टाइप पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, बस। और फ्लोएम के टाइप्स पढ़ेंगे, जाइलम के टाइप्स पढ़ेंगे। क्लियर है? चैप्टर आपका खत्म, ठीक है, छुट्टी। तो ये चीज़ें जो मैंने लिख रखी है यहाँ पे, दैट इज़ फॉर योर रिवीजन पर्पस। जब हम ये अभी पूरा कर लेंगे ना तो फिर अभी इन स्लाइड्स पे आएंगे, रिवीजन करेंगे। और फिर आप भी जब आपका एग्जाम होगा तो आपको ये पूरा सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप सिंपल क्या करोगे, आप सिंपल ये 4-5 स्लाइड्स देखोगे, पूरा प्लांट टिश्यू आपका रिवाइज हो जाएगा कि भाई प्लांट टिश्यू 2 टाइप के, मेरिस्मेटिक, परमानेंट, ठीक है। और फिर मेरिस्मेटिक के 3 टाइप, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। फिर एपिकल में क्या क्या सर ने बताया था, लेटरल में क्या बताया था, इंटरकैलरी में क्या बताया था। ये रिविजन पर्पज़ के लिए आपका ये स्लाइड्स रखी गई हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन टू फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि जब डिफरेंट टाइप के सेल, सिमिलर टाइप के सेल मिल जाते हैं डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उनको टिश्यू बोलते हैं। अब बहुत ज़्यादा इसमें टाइम हमें डिवोट नहीं करना है। इंपॉर्टेंस क्या होता है कि ये भाई डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इनको देख लेते हैं एक बार कि हाँ ये वर्कलोड डिक्रीज करते हैं, लीड टू ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नहीं कि इसको रटने बैठ गए,
ये बोर्ड के एग्जाम आपके नहीं होने वाले जो आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। बस ये है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है थोड़ा सा देख लिया। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारी क्या होती है, सेल होती है। कल हम लोगों ने देखा था ना कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया था कि जैसे हमारे घर बने होते हैं ईंटों के, ब्रिक्स के बने होते हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल यूनिट है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, सारी चीज़ें, बट वो हर चीज़ अगर हम बेसिक यूनिट देखें तो वो ब्रिक है। उसी तरह हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सबसे छोटी इकाई अगर हम बात करें वो होती है सेल, इसको हम बोलते हैं कोशिका। और स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइए। ग्रुप ऑफ सेल अगर बन जाते हैं तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं, और स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं क्या, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इसको बोलते हैं साइटोलॉजी और इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। फिर अगर टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन मिल जाता है तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है तो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि हम ह्यूमंस ऑर्गेनिज्म है, एक कैट, एक बर्ड हो गया, या फिर एक डॉग हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गेनिज्म है। इनमें सेल्स होते हैं, फिर टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ टिश्यूज़ में। तो पहला टाइप है आपका प्लांट टिश्यू का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझे आप, ये हैं जैसे कि टिश्यू, इस तरह से भी ये हो गया टिश्यू। इसके दो टाइप्स हो गए, एक तो प्लांट वाले टिश्यू और एक एनिमल वाले टिश्यू। अभी हम कौन से पढ़ रहे हैं, प्लांट वाले टिश्यू। ये फर्दर दो प्रकार के हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक यानी कि जो विभज्योतक ऊतक बोलते हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे आपके परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। तो अब हम पढ़ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक के बारे में। आई होप क्लियर होगी चीज़। कहाँ मिलते हैं ये, जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं ना प्लांट के, जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है, जैसे कि जड़ हो गई, शूट हो गई, रूट हो गई, शूट हो गई, यहाँ पे शेप इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है, यानी कि इनमें स्पेसेस आपको नहीं मिलेंगी, वैक्यूल भी नहीं मिलेगा। हमने देखा था प्लांट सेल में तो वैक्यूल होता होगा, तो प्लांट सेल के जो परमानेंट वाला टिश्यू उसमें होता होगा, इसमें नहीं होता होगा। कैसे, इसको ऐसे याद रखो, ये वो टिश्यू होते हैं जो सेल डिवीजन इनमें हो रहा है। इनमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है। भाई सेल को डिवाइड करना है, कोई बीच में आना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दो लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इनमें से किसी का, मान लेते हैं ये भाई साहब हैं, ये बहुत फैटी टाइप हैं, तो अगर कोई भी गतिविधि करेंगे तो पेट, मतलब एक तरह से वो अगर हम बोलें तो वो थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा, है ना, डिस्टर्ब करेगा। उसी तरह ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करना चाहते हैं, डिवीजन जल्दी ताकि ग्रोथ हो सके। लेकिन वैक्यूल्स हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में 50 to 90% सेल को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इस वजह से इसको हटा देते हैं, ये ऐसे याद रखो। तो यानी कि इनमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है मल्टीपल टाइम्स, लेकिन अब आप इसको क्या भूलेंगे, नहीं भूलेंगे कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करना होता है, इसलिए वैक्यूल्स की जरूरत नहीं है उनको। ये एक्टिव सेल्स हैं भाई, सेल को डिवीजन हो रहा है तो एक्टिव ही होंगे। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, सेल वॉल, सेल्यूलोस, ये तो पता है सबको, तो याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। आपको याद दो चीज़ें करनी है, या फिर प्राइमरली अगर मैं बात करूं तो एक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज़ कि वैक्यूल्स एब्सेंट होता है और साइटोप्लाज्म डेंस होता है। इस पे एसएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है, और CAPF 2022 का पेपर उठा के देखिएगा, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हिंदी में लिखा हुआ है कि घटना पौधों के बढ़ते क्षेत्र में मिलेंगे, और इनमें से आपके जो रिक्तिकाएँ होती हैं वैक्यूल्स, वो आपके अनुपस्थित होंगे, और साइटोप्लाज्म आपका सघन होगा, डेंस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहाँ कहाँ मिलेंगे, पता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एपिकल, एक सेकंड रुकना, एक ये होते हैं आपके एपिकल, दूसरे होते हैं इंटरकैलरी, और तीसरे होते हैं लेटरल। मैं यहीं पे बता देता हूँ इनका फंक्शन क्या होता है, बाकी हम जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको देख लेंगे बाद में। तो इनका फंक्शन ये होता है, ये एपिकल देख रहे हो कहाँ प्रेजेंट है, टिप्स में, है ना, टिप्स। नीचे भी होता है टिप्स, ये तो टिप्स ऑफ शूट है, ऐसे रूट होगा ना, रूट जड़ होगी, उसके भी टिप्स में मिलेगा, तो टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ये इंटरकैलरी है, इंटरकैलरी ये बीच में प्रेजेंट होता है, जो नोट्स होती हैं आपकी वहां पे प्रेजेंट होगा। इंटरकैलरी बीच बीच में प्रेजेंट होगा, और ये भी ग्रोथ में फंक्शन करेगा। लेटरल क्या करता है, ये भी ग्रोथ करता है, लेकिन ये साइडवेज ग्रोथ करता है। लेटरल का मतलब होता है साइडवेज। जैसे कि हम अगर बात करें, हमारी हाइट भी बढ़ती है, हमारा ये भी यानी कि वेट भी, और या फिर हम बोलें तो हमारी हाइट भी बढ़ रही है, हमारी विड्थ भी बढ़ती है ना। फिर एक पॉइंट आता है हमारी लाइफ में कि हाइट बढ़ना बंद हो जाती है और फिर से विड्थ बढ़ती है ना, ऐसा होता है। तो जो हाइट बढ़ाने का काम है वो एपिकल का और इंटरकैलरी का है, जो विड्थ बढ़ाने का काम है वो लेटरल का है। खत्म, बस वही से यहाँ पे लिखा होगा। एपिकल प्रेजेंट एट शूट एंड रूट एपेक्स, इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। लेटरल क्या होता है, प्रेजेंट बीनीथ द बाक, यानी कि छाल के बीनीथ में, यानी कि साइड में प्रेजेंट होगा, और इंक्रीज करता है गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम, जड़ और तने का घेरा बढ़ाता है। घेरा बढ़ाता है मतलब वो और मोटा करता है। इंटरकैलरी क्या होता है, ये भी
आपका हाइट बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाता है, लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप्स में नहीं प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ लीव्स, जैसे कि ये लीफ है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये लीफ के बेस में, ताकि इसको और बड़ा कर सके लीफ को। बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, टिप्स में नहीं प्रेजेंट होंगे, बीच बीच में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इंटर नोट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने गन्ना देखा है, गन्ने में ये नोट्स होते हैं ऐसे ऐसे करके, गन्ने में नोट्स होते हैं, तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं ऐसे गन्ने में। अगर बात करें इंटर कैलरी, बीच बीच में जो उसको हाइट दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आपका जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या करेंगे? सर सॉरी बट व्हेन विल टेक नेक्स्ट PYQ सेशन भी अपलोडेड? आज शाम को 7 बजे अपलोड होगा, ठीक है, 7 PM पे, 7 PM पे अपलोड होगा, ठीक है। चलो, तो रिकॉर्डेड ही रहेगा आपसे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहाँ पे प्रेजेंट है, लेटरल भी दिखा दिया। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। अब सेल डिवाइड करना बंद कर दिया, जैसे कि हमारी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ होना बंद हो जाती है, तो वैसे इनके साथ भी है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या है, ग्रोथ होना बंद हो गई, और जब ग्रोथ होना बंद हो जाती है ना, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। डिवाइड कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक, अब बस थक गए, अब नहीं हो पाएगा। तो अब क्या होगा, अब डिफरेंशिएशन के द्वारा ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि अब सेल की एबिलिटी ख़त्म हो गई है डिवाइड करने की, अब एनर्जी नहीं बची है, तो उतनी टेकअप स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं, दस दे आर परमानेंट नाउ। विभेदीकरण बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन। ये मैथ्स वाला डिफरेंशिएशन नहीं है, ये आपका बायोलॉजी वाला डिफरेंशिएशन है, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, वहाँ पे क्या था, वैक्यूल्स एब्सेंट था कि नहीं? क्यों? क्योंकि इनको अब डिवाइड ही नहीं करना है, तो ये एकदम वैक्यूल खूब रख सकते हैं लार्ज सा, ठीक है। सेल वॉल इज थिन एंड थिक, कोशिका भित्ति पतली या मोटी हो सकती है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यू की अगर हम बात करें, फंक्शन इनके होते हैं प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट देना, स्टोरेज देना, फोटोसिंथेसिस देना। ये याद करना है? बिल्कुल नहीं याद करना है। क्यों? क्योंकि अभी हम परमानेंट टिश्यू के टाइप देखेंगे, उसके फंक्शन देखेंगे, उसका फंक्शन क्या है, अपने आप ये याद हो जाएगा। तो ये याद बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी भी अलग से नहीं पूछ सकता है, मैं ये नहीं बोलूँ कभी भी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपको ये याद हो गया कि परमानेंट टिश्यू के जो टाइप अभी देखेंगे, कॉलन कायमा और पैरन कायमा, स्क्लेरन कायमा, उसके फंक्शंस क्या है, तो ये तो आपके लिए कुछ नहीं है फिर, ठीक है। अब आते हैं सबसे, ये परमानेंट टिश्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी और यहाँ पे वैक्यूल भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लार्ज सा वैक्यूल देखने को मिलेगा। बट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से विभिजोतक ऊतक थे, वहाँ पे ये लार्ज सा सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट था बिल्कुल भी, है ना। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, तो सिंपल सरल वाले और कॉम्प्लेक्स जो जटिल वाले। एक्चुअल में जो सिंपल अभी आप देखोगे, जो सिंपल वाले वो कॉम्प्लेक्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो सिंपल है। क्यों? क्योंकि थोड़ा फंक्शन या फिर से इन्होंने लिख दिया, ठीक है। इस फंक्शन को अभी एकदम स्किप करो, पहले टाइप पे आते हैं, ठीक है, टाइप पे। तो पहला टाइप है परमानेंट टिश्यू का कॉलन कायमा टिश्यू। पहला टाइप क्या है? कॉलन कायमा। कॉलन कायमा ये कहाँ मिलेंगे? लीफ के स्टॉक्स में और स्टेम ऑफ डाइकॉट्स में मिलेंगे। स्टॉक्स वगैरह मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ पे मैंने आपको वो दिखाया था ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो अगर इनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं तो यहीं पे, और यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे कॉलन कायमा। अब यहाँ पे लीफ, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, जैसे कि आपने ये चीज़, चलो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, कोई नहीं। जब पेड़ होता है तो पत्ती जिस चीज़ में लगी होती है, पत्ती आपने देखा होगा ऐसे करके कोई होता है ना, एक पतली सी जिसमें पत्ती लगी होती है आपकी, ये इसमें होता है कॉलन कायमा। क्यों? कॉलन कायमा का फंक्शन होता है इलॉन्गेशन का। कहाँ है यार इसका फंक्शन इसका होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, लचीलापन। तो हवा आती है तो पत्ती ऐसे नहीं कि तुरंत हवा हल्की सी वही टक्क से टूट गई पत्ती, टूटती है पत्ती? नहीं टूटती है। क्यों? कॉलन कायमा टिश्यू है, एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। अब समझ पे आ रहा है? मेरिस्टेमेटिक सिर्फ डिवाइड ग्रो तो करवा दिया, ग्रो तो कर गए, लेकिन बुद्धि डेवलप है कि नहीं, हाथ पैर बाइसेप्स वाइसेप्स हैं कि नहीं, कि कल को कुछ लड़ाई हो जाए तो कुछ काम आए हैं, तो वो अब काम करेगा परमानेंट टिश्यू। तो बचपन में बच्चा ग्रो करता है, जब बड़ा हो जाता है तो डेफिनेट चीज़ें डेवलप करता है। जैसे कॉलन कायमा, वो बड़ा हो गया तो ये टिश्यू बड़े हो गए हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट वो मतलब कर चुके हैं अभी। अब ये क्या करेंगे? डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो कॉलन कायमा यहाँ पे पूरा काम क्या है कॉलन कायमा का? जैसे होता क्या ना हमारे, जैसे घर में सभी कोई, जैसे आपके भाई बहन सब पढ़ रहे होते हैं, सब ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 24-25 साल की उम्र तक, ठीक है। उसके बाद एक सर्टेन एज आती है, उसके बाद हर कोई अपनी फील्ड में काम करता है, कोई घर में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ताकि घर सही तरह से चलता रहे। उसी तरह से यहाँ पे आप समझिए कॉलन कायमा का फंक्शन है कि वो इलास्टिसिटी दे, ताकि अगर हवा आए, आंधी आए तो टूट ना जाए पूरा सब कुछ। तो इलॉन्गेशन, फ्लेक्सिबिलिटी देना। लिविंग होता है इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर, कॉर्नर में थोड़ा सा ही थिकेंड होता है,
ठीक है, बस मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड अलाउज बेंडिंग ऑफ पार्ट्स, इट इज़ अ मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, दूसरे पे आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉर्नर्स पे इरेगुलर थिकनिंग है, यहाँ पे ये थिकन हो रखे हैं। ठीक, वैक्यूल्स आपको देखने को मिलेगा बिकॉज हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक में वैक्यूल नहीं था लेकिन परमानेंट में वैक्यूल है। अब आते हैं दूसरा आपका टाइप ऑफ टिश्यू एंड दैट इज़ प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए अभी, ठीक है, इसको ब्रेक दीजिए, ब्रेक देंगे अभी, करेंगे इसको भी, लेकिन रुक जाइए अभी। अब आते हैं दूसरा आपका ये टाइप है, कहाँ गया यार, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। कॉर्क, एक सेकंड यार, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, वो वाली स्लाइड्स गायब हो गई क्या, रुकना, गायब हो गई हैं। कॉलन कायमा हो गया, कॉलन कायमा, ठीक है, चलो पहले इसी को कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, ठीक है, यहाँ पे मैं स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ और वहाँ पे आपको बताता हूँ बिकॉज आई थिंक गलती से स्लाइड्स कुछ डिलीट हो गई हैं, कोई नहीं। तो पैरन कायमा आप समझ गया, सॉरी पैरन कायमा नहीं, अभी सिर्फ हमने कॉलन कायमा देखा था, ऐसा तो नहीं पैरन कायमा पहले दिया हो मैंने कहीं पे। यहाँ पे लिखा तो है पैरन कायमा, ही छूट गया, ठीक है, कोई नहीं। तो ये पैरन कायमा लिखा हुआ है सबसे पहले। पैरन कायमा का क्या फंक्शन होता है यहाँ पे देख लीजिए, पैरन कायमा सबसे पहला था, कॉलन कायमा से पहले इसको हमने मिस कर दिया। इसका फंक्शन होता है इट इज़ अ फूड स्टोरेज टिश्यू, इन सम केसेज इट कंटेन्स, मैंने देखा नहीं, मुझे लगा कॉलन कायमा है, तो इट इज़ अ फूड स्टोरेज टिश्यू, इन सम केसेज इट कंटेन्स क्लोरोफिल दस कॉल्ड एज कॉलन कायमा, व्हेन लूजली पैक्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट कॉल्ड एज एरन कायमा, एरन कायमा प्रोवाइड्स बॉयंसी टू पार्ट्स एंड हेल्प्स देम टू फ्लोट। वेरी इजी, आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स, ये क्या लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत आसान है। कैसे, परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप हैं मेजरली, एक पैरन, एक कॉलन और एक स्क्लेरन। कॉलन पढ़ लिया, कॉलन पढ़ लिया ना, अब पैरन पढ़ो। पैरन के फर्दर 3 टाइप होते हैं। पहली बात तो जहाँ पैरन कायमा दिख जाए, पैरन कायमा वो फूड का स्टोरेज करने का काम होता है, ये इसका प्राइमरी काम होता है, पी से आपका पैरन कायमा और पी से प्राइमरी काम है फूड स्टोरेज करने का। लेकिन इसमें फर्दर हमें क्लोरोफिल भी मिल जाता है, ठीक है, और हमें एयरी स्पेसेस मिल जाते हैं। एयरी स्पेसेस मतलब स्पेस मिल जाती हैं, कुछ ऐसे जो टिश्यू होते हैं बीच बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है, उनको एयरी स्पेस बोलते हैं, और ये हेल्प करते हैं इनको फ्लोट करने में, और इन्हीं को हम बोल देते हैं एरन कायमा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि एरन कायमा एक अलग से कोई पार्ट नहीं है परमानेंट टिश्यू का ना, ये पैरन कायमा का पार्ट है, पैरन कायमा का ही पार्ट है, बिकॉज इसमें एयरी स्पेसेस देखने को मिलती है। जितनी ज़्यादा एयरी स्पेसेस होंगी वो प्लांट उतना ज़्यादा फ्लोट कर पाएगा। जैसे आप लोटस ले लीजिए, ठीक है, या फिर जो हमारे मैनग्रोव्स ले लीजिए, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। फ्लोट इसलिए कर पाते हैं, जो फ्लोट कर लेते हैं प्लांट जो होते हैं हमारे, वो इस वजह से कर पाते हैं बिकॉज उनमें है एरन कायमा, एयरी स्पेसेस, जो किसका पार्ट है, पैरन कायमा का। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है तो वो आपका हो जाएगा क्लोरन कायमा। तो क्लोरन कायमा और एरन कायमा कोई अलग से टाइप नहीं है परमानेंट टिश्यू के, ये पैरन कायमा टिश्यू के ही सब पार्ट्स हैं। पैरन कायमा का जो प्राइमरी काम है वो फूड स्टोरेज का है, उसमें अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरन कायमा कहलाएगा जो फूड बनाएगा, अगर एयरी स्पेसेस हैं तो एरन कायमा कहलाएगा जो उसको प्लांट को हेल्प फ्लोट करने में हेल्प करेगा, उसी को हम बॉयंसी बोलते हैं। बॉयंसी क्या होती है, उत्प्लावन बल इसको हिंदी में बोलते हैं, जो किसी चीज़ को फ्लोट करने में हेल्प करता है। बॉयंसी होता है बॉयंट फोर्स, जो नीचे से लगता है, कोई लिक्विड लगाता है बॉयंट फोर्स, और उसको हम बोलते हैं बॉयंसी। आई होप ये पैरन कायमा क्लियर हो गया होगा आपका। पैरन कायमा पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं तो इसमें आपको ये एरन कायमा इसको फ्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है। पैरन कायमा हो गया, कॉलन कायमा हो गया, अभी आते हैं आपके स्क्लेरन कायमा पे, ठीक है। पहले तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू देखिए, ऊतक के प्रकार। प्रोटेक्टिव टिश्यू आपके 2 टाइप के होते हैं। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसी में ही होता है आपके परमानेंट टिश्यू में ही, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द प्लांट पार्ट्स, जितने भी हमारे प्लांट पूरे, जैसे कि हमारे पूरे शरीर में क्या किस चीज़ की कवरिंग है, स्किन की कवरिंग है, वैसे ही जो हमारे प्लांट्स हैं उनके पूरे प्लांट में पूरी कवरिंग है किस चीज़ की, एपिडर्मिस लेयर की, या फिर एपिडर्मल लेयर बोलते हैं। जैसे लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स में, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक।
फंक्शन क्या होते हैं? प्रोटेक्ट करना ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट को, ड्राई हैबिटेट में थिकर एपिडर्मिस होता है, जैसे आपने वो कैक्टस का पेड़ देखा है, कैक्टस का कितना वो एपिडर्मिस मोटा होता है, क्यों? ताकि जो वाटर का लॉस है उसको प्रिवेंट कर सके, ठीक है। और वाटर का लॉस कैसे प्रिवेंट होता है अभी देखेंगे यहाँ पे। प्रिवेंट वाटर लॉस, एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट सेक्रेट वैक्सी सेक्रेशंस, वैक्सी सेक्रेशन प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस, इंजरी, फंगाई इन्फेक्शन, इन चीज़ों से प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये हिंदी में आपका दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं। पौधों के सभी भागों की सुरक्षा करता है। शुष्क आवासों के पौधों की बाह्य त्वचा मोटी होती है, काफ़ी थिक एंड होता है, क्योंकि एपिडर्मिस ज़्यादा रिलीज होता है ताकि वाटर लॉस कम हो। प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट हैव क्यूटिकल, उनमें एक पर्टिकुलर टाइप का एपिडर्मिस होता है, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। लेयर ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। क्यूटिन इज वैक्सी मटेरियल एंड वाटर रेजिस्टेंस। क्यूटिकल एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ फंगाई। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स फॉर्म हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एपिडर्मल सेल्स अभी मैंने बताया पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह मौजूद हैं। तो अगर यहाँ पे जैसे लीव्स वगैरह में प्रेजेंट है तो वो क्यूटिकल रिलीज करेंगे जो उसको वाटर लॉस से प्रिवेंट करेगा। रूट्स में अगर प्रेजेंट है तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि हमारी रूट्स क्या करती हैं, रूट्स वाटर को लेके आती हैं, वाटर खींचती हैं, तो इस वजह से वो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। इन लीव्स एपिडर्मल सेल्स फॉर्म स्टोमेटा। लीव्स में क्या होता है, लीव्स में आपका प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा होते हैं आपके लीव्स में नीचे साइड, कहाँ पे होते हैं, नीचे साइड प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोमेटा गार्डेड बाय गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा को गार्ड कर रहे होते हैं। गार्ड क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज यही कंट्रोल करते हैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड। गार्ड सेल्स रेगुलेट गैसियस एक्सचेंज। ये गैसियस एक्सचेंज में भी, तो अगर आपसे पूछता है कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है प्लांट में, तो ये होता है आपका स्टोमेटा में। स्टोमेटा को गार्ड कौन कर रहा है? गार्ड सेल्स, जो कि किडनी शेप की होती हैं। हिंदी में आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोमेटा है और ये इसकी गार्ड सेल्स हैं। ये ओपन है एंड देन ये आपका क्लोज हो गया, ठीक है, स्टोमेटा क्लोज्ड। ना स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ये एक दूसरा टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये कॉर्क होता है आपका, डेड सेल का बना होता है ये, और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और बाकी अगर कहाँ पे करता है, सब्स्टिट्यूट होता है एपिडर्मल सेल्स का इन मैच्योर रूट्स एंड शूट्स, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बताता हूँ, बिकॉज स्क्लेरेनकाइमा का भी थोड़ा सा सिमिलर सा फंक्शन होता है। स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा आप समझ गए। पैरेनकाइमा क्या होता है? फूड स्टोरेज का काम करता है। अगर उसमें क्लोरोफिल है तो उसको क्लोरेनकाइमा बोलेंगे, जो कि आपका फूड सिंथेसिस में हेल्प करेगा। फिर अगर उसमें एयरी स्पेसेस हैं तो एरनकाइमा कहलाएगा। फिर हमने कॉलेनकाइमा देखा, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि लचीलापन प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो पेड़ टूटे नहीं। और मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा करता है रिजिडिटी या फिर टफनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? टफनेस टू अ प्लांट। ये आपका प्रेजेंट होता है जो आउटर पार्ट्स होते हैं ना, वहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका छाल हो गई, बार्क हो गई, या फिर इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट यानी जो नारियल की, इसको भूसी बोलते हैं हिंदी में। तो जो नारियल होता है उसकी जो पूरी खोल होती है नारियल की बाहर की, उसको बोलते हैं हस्क ऑफ कोकोनट, और वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा आपका टफनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे कि आपका छाल हो गया या फिर हस्क ऑफ कोकोनट हो गया, तो इन सब में आपको स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलता है, ये टफनेस प्रोवाइड करता है आपका। क्लियर हो गया? रिवाइज करें जल्दी से। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने अभी पढ़ा कि टिश्यू दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स, दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लांट और एक एनिमल। फिर हमने प्लांट एक्चुअल में पढ़ा स्टार्ट किया, और प्लांट में हमने पढ़ा दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और दूसरे होते हैं परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जिनको विभज्योतक ऊतक बोलता है, जिसमें सेल डिवीजन हो रहा होता है आपका, और क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है तो ग्रोथ होगी। और ग्रोथ हमारी तीन तरह की टिश्यूज़ की वजह से होती है। एक तो होती है एपिकल, इंटरकैलरी, ठीक है, इंटरकैलरी, और होती है तीसरी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एपिकल और इंटरकैलरी की वजह से हमारी हाइट बढ़ रही थी। एपिकल आपका टिप्स में प्रेजेंट था, इंटरकैलरी नोट्स आपका नोट्स यानी कि बीच में प्रेजेंट था। लेटरल से हाइट नहीं, आपकी विड्थ बढ़ रही है, दैट इज गर्थ ऑफ स्टेम बढ़ रहा है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है हमारा? साइडवेज यानी कि लेटरल साइड में प्रेजेंट है, मतलब कि साइड में प्रेजेंट है। जब सेल डिवीजन बंद हो जाता है, मतलब सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन आपका ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। परमानेंट टिश्यू हमारे फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे सिंपल और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स। फिर हमने सिंपल वाले परमानेंट टिश्यू देखे थे, कॉम्प्लेक्स अभी नहीं देखे। सिंपल हमारे मेजरली तीन टाइप के होते हैं, एक पैरेनकाइमा, और एक होता है आपका कॉलेनकाइमा,
और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या कर रहा था, फूड स्टोरेज कर रहा था, जिसमें कि 2 पार्ट्स थे, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या है, ये मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात करें तो रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है। फिर हमने एपिडर्मिस और कॉर की बात करी, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस ये कि एपिडर्मिस जो है हमारी स्किन की तरह पूरी आउटर जो कवरिंग है प्लांट की उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, और जो क्यूटिन नामक केमिकल एक तरह से सेक्रीशन होता है जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, ताकि ये एपिडर्मिस और मोटा हो सके और वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। स्टोमेटा हमारा साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द प्लांट, और स्टोमेटा गार्डेड बाय दी गार्ड सेल्स, इनको गार्ड सेल्स हमारी गार्ड करती हैं, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। ये हो गए हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक्चुअल में सिंपल है, सिंपल वाले थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स वाले सिंपल हैं। कैसे? कॉम्प्लेक्स में हमें सिर्फ 2 टाइप पढ़ने हैं, एक तो है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ये वस्कुलर टिश्यू भी इनको बोला जाता है, यानी संवहनी ऊतक, यानी वो किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना वाटर, मिनरल और फूड को। सबसे पहले पढ़ते हैं जाइलम। जाइलम में आपका एक कंडक्टिंग टिश्यू है, दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन जाइलम किसका कंडक्शन कर रहा है, वाटर और मिनरल का कंडक्शन कर रहा है फ्रॉम रूट्स टू शूट्स। आपको पता है पानी कहाँ से आता है, रूट से आता है। अभी हमने देखा कि जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं रूट्स की, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ताकि सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो सके। अब ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ वाटर का, ये अब ऊपर जाएगा, कंडक्ट होगा जाइलम के थ्रू। ये जाइलम ऊपर लेके जाएगा इसको, पानी को, ठीक है, तो ये ऊपर लेके जाएगा। अब इसके डिफरेंट टाइप होते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका जाइलम होता है ये 1 वे कंडक्शन होता है, इसमें 1 वे कंडक्शन होता है। 1 वे कंडक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ एक ही वे तो कंडक्शन हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है पानी, ऐसा तो है नहीं ऊपर से नीचे जा रहा है पानी, ऐसा इसमें नहीं होता। जैसे नीचे से ऊपर ही जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, बट कभी ऊपर से नीचे नहीं आएगा, यानी कि 1 वे कंडक्शन होता है। ऊपर से थोड़ी ना पानी ले रहा है। अब ऐसे थोड़ी ना कि बरसात का पानी ऊपर गिरा और पत्तियों ने सोख ली और पत्तियाँ नीचे उसको पहुँचा रही हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। इतना तो होप सभी को पता होगा कि जो प्लांट्स अपना वाटर लेते हैं वो जड़ों से, यानी कि रूट से लेते हैं। जाइलम के आपके डिफरेंट टाइप्स ही हैं। जाइलम के डिफरेंट टाइप्स हैं, ट्रैकाइड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम वेसल्स। वैसे यहाँ पे मैंने इनके फंक्शंस आपको नहीं लिखे हैं, ठीक है, मैंने फंक्शंस आपको इनका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उतना डीप में। बट अगर मतलब पूछ ले वैसे तो मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि जब भी पैरेनकाइमा लिखा होगा तो ये हमेशा फूड के स्टोरेज में काम आएगा, ये पैरेनकाइमा, चाहे जहाँ भी लिखा होगा ये। अभी हम फ्लोएम में भी देखेंगे, ठीक है। जो फाइबर्स होते हैं ये एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए काम आते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो इतना आप ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी बस आपको टाइप्स पता होना चाहिए। आपसे ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जाइलम का टाइप नहीं है, या फिर ट्रैकाइड्स, वेसल्स, ये सब किसके पार्ट होते हैं। तो ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा वाला हमेशा फूड स्टोरेज में हेल्प करेगा, और जाइलम ये फाइबर होगा, ठीक है। ये जाइलम स्क्लेरेनकाइमा नहीं, जाइलम फाइबर हो गई है, ठीक है, जाइलम फाइबर। ये क्या करेगा, एक तरह से रिजिडिटी प्रोवाइड करने में काम आएगा, ठीक। अब आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, बट फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, तो फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड का कंडक्शन करना। क्या करना, फूड का कंडक्शन करना, ये इसका काम होता है। बट ये जो होता है आपका 2 वे होता है। 2 वे कैसे होता है, अब फूड कहाँ पे बनता है, फूड वहाँ पे बनता है जहाँ पे हमारा ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होता है, यानी जहाँ क्लोरोफिल होता है। अब ग्रीन पार्ट तो भाई ऊपर भी हो सकता है, जैसे ऊपर पत्तियां हैं, नीचे भी तो पत्तियां हैं, और आपका ये मान लेते हैं ये जो आपका स्टेम है, यहाँ पे भी जो ग्रीनिश पार्ट होगा, हर जगह आपका क्लोरोफिल के जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो यहाँ से खाना यहाँ जा सकता है, जिसको नीड है मान लेते हैं, यहाँ पे नहीं है। या फिर मान लेते हैं ग्रीन पार्ट यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो नीचे भी खाना जा रहा है, ऊपर भी खाना जा रहा है, यानी कि 2 वे यहाँ पे आपका कंडक्शन हो रहा है। खाना आपका ऊपर से नीचे भी जाएगा, और मान लेते हैं जैसे वही मैंने बताया कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ग्रीन पार्ट है, यहाँ पे पत्तियाँ वगैरह हैं, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे मान लेते हैं ग्रीन पार्ट है, तो यहाँ पे ग्रीन पार्ट कुछ नहीं है तो इसको खाना चाहिए, तो यहाँ नीचे जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं भी, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ पे भी होगा फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। अगेन पैरेनकाइमा आपका फूड के स्टोरेज में हेल्प करेगा, और फ्लोएम फाइबर जो होते हैं आपके, जो फाइबर होते हैं वो आपके रिजिडिटी या फिर रिजिडिटी प्रोवाइड करने में, सपोर्ट प्रोवाइड करने में काम आते हैं। तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल याद रखिएगा इसमें, और ट्रैकाइड्स और वेसल्स याद रखिएगा जाइलम में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? पहले एक बार कंफर्म करिए कि यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, किसी का कोई डाउट यहाँ तक? सर सेल के अंदर ऑर्गेनल, सर सेल के अंदर जाने पर सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनल मिलता है? भाई ये डिपेंड करता है, ये तुम कहाँ से एंट्री मार रहे हो, ठीक है, एंट्री तुम कहाँ से मार रहे हो वो डिपेंड करता है।
वेज दी फर्स्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी प्राइवेट है इवॉल्व जी, और अभी पब्लिक कर दूंगा मैं इस लेक्चर के बाद, ठीक है, तो आप देख सकते हो। किसी कोई बिल्कुल फाइबर आपकी डेड होती है वानी सिंह, हाँ। पायरन कैमा वाली लिविंग होती हैं, ये आपके डेड ये होती हैं डेड, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स आपकी डेड होती हैं, सारी लिविंग होती हैं, ठीक है। जैसे जाइलम में भी अगर बात करूँ तो सारी आपकी लिविंग होगी, ये सारी लिविंग है, बट फ्लोएम फाइबर वाली डेड होती हैं, ठीक है। इतना डीप में यूजुअली पूछता है, इस वजह से मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। ये लिविंग होती हैं और ये डेड होती हैं। अच्छा, थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, स्लो करो, मज़ा आ गया। अच्छा, रिवीजन एक बार दोबारा, ठीक है, रिवीजन करवा देते हैं। चलो, जितना हम लोग को पढ़ना है उसका रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्लांट टिश्यू, उसके बाद एनिमल टिश्यू पे आते हैं। तो प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा कि जो हमारे प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी मैं लिख चुका हूँ थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक हमारे सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, विभज्योतक ऊतक है। इनमें अगर हम बात करें, लैक वैक्यूल, वैक्यूल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। लैक वैक्यूल होता है, मतलब वैक्यूल नहीं होता है। और क्या पढ़ा था इसमें हमने, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है। फिर इसके हमने तीन टाइप पढ़े थे, एपिकल, इंटरकैलरी और मेरिस्टेमेटिक। एपिकल और इंटर कैलरी आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे, एपिकल टिप्स एंड रूट टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में, इंटर कैलरी बीच बीच में। फिर हमने बात किया था लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आपके गर्थ ऑफ स्टेम यानी कि विथ में मौजूद थे और विथ बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे। जब सेल डिवीजन बंद हो जाता है तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो फर्दर दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं। सिंपल परमानेंट आपके फर्दर तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एक पैरन कायमा, एक होता है आपका कॉलेन कायमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन कायमा। तो पैरन कायमा की अगर हम बात करें तो ये फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। इसके फर्दर अगर हम बात करें तो दो टाइप होते हैं, जैसे कि क्लोरेन कायमा जो फूड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लोरोफिल होता है, और एक होता है एरेन कायमा। नाम में ये एरेन कायमा नहीं, एयरी स्पेसेस होती हैं जो इसको फ्लोट करने में हेल्प करता है प्लांट को। कॉलेन कायमा आपकी प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, ये एक आपका मैकेनिकल टिश्यू होता है, यानी कि आपके प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। स्क्लेरन कायमा की अगर बात करें तो रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी एंड टफनेस देना इसका काम होता है। जैसे कि हमारा छाल वगैरह में अगर आप देखो कितना टफ होता है, इसका एग्जाम्पल हमें नो पता होना चाहिए, हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट। कॉम्प्लेक्स की अगर बात करो, फिर हमने इसमें सिंपल में ही देखा था कि हमारे एपिडर्मिस और कॉर्क भी होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर दी हमें पूरा प्लांट देखने को मिलता है। एपिडर्मिस सेल में आपका रिलीज होता है क्यूटिन, ठीक है, क्यूटिन रिलीज होता है और ये थिक होता है सो दैट कि डेजर्ट के प्लांट्स में वाटर लॉस ना हो सके। टिप्स ऑफ जो मतलब ये अगर हम बात करें जो रूट्स होती हैं उसमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं ताकि सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो सके। कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स आपके दो तरह से कैसे होते हैं। और एक चीज़ हमने पढ़ा था कॉलन कायमा का प्रेजेंट कहाँ पे होता है, और ये इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स होता है, इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर में थिक होता है। और अगर इसकी बात करें तो जैसे कि लीफ स्टॉक्स में ये प्रेजेंट होता है ना, लीफ की स्टॉक्स में प्रेजेंट होता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। और ये आपका कहाँ पे, आउटर कवरिंग में एक तरह से प्रेजेंट होगा स्क्लेरन कायमा। कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करें तो दो टाइप हमने पढ़े कॉम्प्लेक्स में, जाइलम और फ्लोएम। ये क्या होते हैं, आपके वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, यानी कंडक्शन में हेल्प करते हैं। जाइलम की अगर बात करें तो वाटर और मिनरल के कंडक्शन में हेल्प कर रहा था, वाटर और मिनरल के कंडक्शन में। फ्लोएम की अगर बात करें फूड के कंडक्शन में। ऐसे याद रखो, जाइलम से जल, जाइलम से जल, फ्लोएम से फल, ठीक है, तो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये आपका वन वे होता है, और मैंने आपको अभी बताया कैसे वन वे होता है, और आपका ये टू वे होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? और हाँ, ट्रेकाइड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये प्रेजेंट ये होते हैं आपके जाइलम के टाइप्स, ठीक है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स आपके फ्लोएम के टाइप्स होते हैं। जो आपके जाइलम जो जाइलम फाइबर्स हैं वो आपके डेड सेल्स होते हैं, बाकी सारे आपके लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। ट्रेकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, और उसके बाद सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं फ्लोएम के। क्लियर हो गया? अभी आते हैं एनिमल टिश्यू पे। आई होप अभी यहाँ पे तक सबका रिविजन वगैरह भी हो गया।
सर नारियल की भूसी स्क्लेरेनकाइमा का एग्जाम्पल है, बिल्कुल अंजलि तिवारी, नारियल की भूसी दैट इज हस्क ऑफ कोकोनट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। अभी आते हैं एनिमल टिश्यू पे, थोड़ा सा ये बहुत मतलब बहुत ही आसान है ये तो, मतलब प्लांट टिश्यू भी से भी आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि ये हमारे हमसे रिलेटेड है ना, वो तो हम प्लांट से रिलेटेड था, ये तो हमसे रिलेटेड है। एनिमल टिश्यू आपके 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस, ठीक है, बहुत ही लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। एपिथेलियल, मस्कुलर और कनेक्टिव और नर्वस। एपिथेलियल पढ़ते हैं, एपिथेलियल भी 4 टाइप के होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस और सिलेटेड। मतलब स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल और सिलेटेड एपिथेलियल, ठीक है, ये 4 टाइप्स होते हैं। रटने की कोशिश मत करना, अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, अब चिंता मत करना, अपने आप याद हो जाएंगी। फिर ये तो हम पढ़ेंगे पहले एपिथेलियल, तो एपिथेलियल के 4 टाइप, फिर हमने देखो यहाँ पे मस्कुलर लिखा है सेकंड नंबर, मस्कुलर के 3 टाइप पढ़ेंगे, स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक। फिर हम पढ़ेंगे कनेक्टिव, कनेक्टिव में भी हम पढ़ेंगे जैसे कि बोन हो गया आपका, ठीक है, आपका ब्लड हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कनेक्टिव में हम एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड पढ़ेंगे, ठीक है, और हम फिर लास्ट में पढ़ेंगे फ्लूइड, मतलब सॉरी, फिर हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यूज, ठीक है। अभी आते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल बॉडी, यानी एनिमल बॉडी में कवरिंग या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, पूरे थ्रू आउट दी बॉडी आपको देखने को मिलेंगे एपिथेलियल। जैसे एपिडर्मिस थी ना, किसमें, प्लांट सेल में हमने देखा था उस टिश्यू में कि पूरी कवरिंग थी, उसी तरह एपिथेलियल भी कवरिंग है ये। एपिथेलियल टाइटली पैक्ड होती हैं, कॉन्टिन्यूस शीट की तरह, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें, ये बिल्कुल भी रटनी नहीं है आपको, ना ही नोट्स में इंक्लूड करना है, ठीक। फंक्शन क्या है? फंक्शन इनका बस ये है कि भाई बॉडी को इंजरी से प्रोटेक्ट करना, इन्फेक्शन से, डैमेज से, ठीक है। और इनका ये मतलब फंक्शन होता है कि जैसे एब्जॉर्प्शन करना वाटर न्यूट्रिएंट का, माउथ और एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग बनाते हैं और वेस्ट को एलिमिनेट करना। अगेन फंक्शन अगेन नहीं रटना है, बिकॉज जैसे कि हमने परमानेंट टिश्यू के हमारे पास फंक्शंस आए थे तो क्या हमने उसको रटा था? नहीं, हमने सेपरेटली याद किया था पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, कोलेनकाइमा का क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा का क्या होता है। अपने आप जो भी अब फंक्शन पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि भाई परमानेंट टिश्यू का ये फंक्शन होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करना और फूड के स्टोरेज में हेल्प करना, सिंपल, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज। एक्सट्रीमली थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, इरेगुलर शेप होते हैं। अगेन ये आपको नहीं देखना स्ट्रक्चर क्या होता है। टाइप्स आपके 2 होते हैं स्क्वैमस के, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, मौजूद कहाँ पे होते हैं, क्वेश्चन इससे बनता है। सिंपल स्क्वैमस अगर बात करें, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग किसकी, माउथ और ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है सर? फूड पाइप होता है, अभी हमने सब पढ़ा नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो फूड पाइप, जहाँ से हमारा आप खाने को मुंह में रखते हो, चबाते हो, फिर जब अंदर उसको वो करते हो तो पेट तक पहुंचाता, यही है फूड पाइप, उसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो जो उसकी इनर लाइनिंग है ना, वो इसी की बनी हुई है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के से, ठीक है। अब जब मैं तुम्हें क्वेश्चन, पता है जो मैंने तुम्हें बोला था कि एप्लीकेशन पे मैं तुम लोगों को, जो मैंने CDS, CAPF, NDA, इन सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कंपाइल किया, बहुत टाइम लगा उसको, मतलब तकरीबन पिछले 3-4 महीने से उस पर काम हो रहा था और अभी फाइनली वो रेडी हो गया, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, ठीक है। बिकॉज वो बैरियर मत रखिए माइंड में, अच्छा ये CDS वाला है, नहीं यह तो नहीं करेंगे भाई, CDS, NDS ये पे सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन होवे, ठीक है। तो आप जब वो अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये दूंगा, वहाँ पे एक्सेस आप देखना, जब अटेम्प्ट करना आज ही मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, लेकिन लगाना उसको ऐसे कि जैसे सेल चैप्टर हो गया तो सेल के लगा लेना, ठीक है, टिश्यू के लगा लेना। सेल के तकरीबन 60 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक बार लगा लिया ना, या फिर अभी ना मन हो तो ना लगाना, जब बाद में कभी ऐसा लगे कि जैसे कि वीक के एंड में संडे के दिन लगा लेना, कि तुम्हें लगे कि भूल रहे हैं तो लगा लिया, पूरा रिवाइज हो जाएगा। या फिर अभी मन हो तो 30 क्वेश्चन अभी, 30 बाद में, मैं उसमें मल्टीपल अटैम्प्ट भी ओपन कर दूंगा ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम भी अटैम्प्ट कर पाएँ। तो वहाँ पे आप एक क्वेश्चन देखेंगे कि CDS में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक बंदा था, उसके एक्सीडेंट में इनर लाइन ऑफ माउथ और ईसोफेगस डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसका कौन सा टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। तो मतलब आपका वो लोकेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो माउथ और ईसोफेगस में आपका सिंपल, हमारा माउथ कितना सिंपल होता है, मुंह है ना, तो सिंपल स्क्वैमस। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज, स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रेटा का मतलब पता है क्या होता है? स्ट्रेटा का मतलब होता है, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, परत। और हमारी परत के फॉर्म में क्या होती है? स्किन होती है। स्किन जो होती है हमारी परत की परत होती है और स्किन में प्रेजेंट होता है स्ट्रैटिफाइड, ये भी याद हो गया, सिंपल, ठीक है। क्या करता है दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, होता कहाँ पे दैट इज़ इंपॉर्टेंट, लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हम पढ़ेंगे ना, चलो अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में हम ज्योग्राफी में देखेंगे। तो जैसे हमारी एक रॉक होती है सेडिमेंट्री रॉक, वो भी स्ट्रेटा के फॉर्म में होती है, लेयर्स के फॉर्म में। तो स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू में हमारा ये टाइप है,
हमने देखा पहला टाइप हमने देखा था क्या, एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें कि 2 टाइप के हमारे थे, एक तो था सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल और दूसरा था स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। अब हम दूसरा देखेंगे एंड दैट इज क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल्स होती है इसमें, क्यूब लाइक सेल्स, यहाँ पे आप देखो क्यूब लाइक सेल्स हैं कि नहीं, क्यूब लाइक सेल्स हैं यहाँ पे। ये पिक्चर्स में इसीलिए लगा रखी ताकि आपको थोड़ा सा पिक्टोरियल मेमोरी में हेल्प रहे और आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो क्यूब्स के रूप में कहाँ देखने को मिलेंगे, स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, यानी कि अगर ग्लैंड देखने को मिल जाए तो आंसर आप क्या मारेंगे, क्यूबॉइडल। तो ऐसे याद रखिए जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो क्यूब शेप में, और किडनी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, ठीक है, याद हो गया एपिथेलियल टिश्यू का क्यूबॉइडल टिश्यू वाला भी टाइप। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं एनिमल टिश्यू। हमने स्टार्ट किया एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यूज में हमने सबसे पहले पढ़ा स्क्वैमस। स्क्वैमस के भी 2 टाइप थे, सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड। सिंपल बड़ा सिंपल, मुंह सिंपल होता है, फूड पाइप सिंपल होता है तो वहाँ प्रेजेंट होता है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज स्ट्रेटा के फॉर्म में कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, लेयर हमारी स्किन। दूसरा क्यूबॉइडल, क्यूब के फॉर्म में हमारे ग्लैंड्स होते हैं तो ग्लैंड्स में आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज होंगे, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज, ये आपके पिलर लाइक सेल्स होते हैं। यहाँ पे आप देखिए पिलर लाइक ऐसे खड़े हुए, खंबे की तरह खड़े हुए ऐसे लॉन्ग, ठीक है। ये न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, ये कॉलमनार एपिथेलियल है। अब यहाँ पे ये टॉल ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वाइड, वो आप साफ साफ देख पा रहे हो, ये टॉल ज़्यादा है वाइड। बट क्या इसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, नहीं, वो पूछेगा अकरेंस कहाँ पे इनकी। तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर, नहीं जो हमारा पेट वाला हिस्सा है जहाँ डाइजेशन वगैरह होता है, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, यहाँ पे देखने को मिलता है हमें कॉलमनार। जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन अगर तुमने देखी हो इस तरह से नहीं होती है, इंटेस्टाइन ऐसे घूमी ऐसे ऐसे हमारी इंटेस्टाइन होती है कि नहीं होती है। तो ये कैसी कॉलम शेप में नहीं है, आपको देखो कॉलम शेप में, तो वैसे याद रखो कॉलमनार वाली इंटेस्टाइन में होगी और स्टमक में होगी। आते हैं सीलिएटेड, सीलिया का मतलब पता क्या होता है, सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये देख रहे हैं आप, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये सी होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। स्ट्रक्चर या तो क्यूबॉइडल भी हो सकता है, कॉलमनार भी हो सकता है, यानी कि हमें ये याद नहीं करना, जब आपका मल्टीपल चीज़ होती है ना कोई चीज़ तो हमें याद नहीं करना होता है, या तो क्यूबॉइडल भी हो सकता है, कॉलमनार भी हो सकता है। सेल्स में सीलिया होता है जो कि ऑन फ्री सरफेस, ये है फ्री सरफेस और ये इसके ऊपर है सीलिया, फ्री सरफेस उसके ऊपर सीलिया। सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, क्या करते हैं, मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रिब्यूल्स ऑफ किडनी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन, एग। जो एग होता है, अगर हम बात करें जैसे एम्ब्रियो मतलब जो बनता है उससे पहले जो एग होता है आपका, एग हमने क्या पढ़ा था कि एग ह्यूमंस में सबसे बड़ा एक सेल होता है एग, है ना, जिसको हम बोलते हैं ओवम, जो फीमेल्स में होता है, और सबसे छोटा होता है स्पर्म। तो यहाँ भी जो एग का मूवमेंट होता है ना वो फैसिलिटेट करता है। जैसे इसने इसको दिया, भाई पास ऑन कर देना, भाई पास ऑन कर देना, भाई पास ऑन कर देना, इसको भाई पास ऑन कर देना, ये भाई सारे भाई अपना अपने पास ऑन करते रहेंगे। कैसे मूवमेंट, ये हल्का हल्का सा मूवमेंट करेंगे जिससे ये एग पास होता रहेगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग। जहाँ जहाँ पे सिलेटेड मसल्स होते हैं, सिलेटेड टिश्यूज़ होते हैं, सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज़, ये किसी न किसी का मूवमेंट फैसिलिटेट करते रहते हैं। तो सीलिएटेड, सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर से हमें याद आ जाएगा कि हाँ ये सीलिया एग का मूवमेंट करवा रहे थे, यानी किस में हेल्प कर रहे हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करवा रहे हैं। कहाँ मिलेंगे, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, किडनी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ऐसे याद रखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेंगे और किडनी वगैरह में, कि भाई हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऐसे कुछ भी रिलेट करके याद कर लो कि भाई यूरिन के उसमें मूवमेंट में हेल्प करेंगे, तो यानी कि हमें यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलेंगे। किडनी से हमारा वो यूरिन वगैरह पास मतलब वेस्ट डिस्पोजल होता है तो उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक। अभी आते हैं एनिमल टिश्यू में मसल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, जिस पे हम PYQ सीरीज देख रहे हैं, उसमें हमने 2 बार क्वेश्चन देखा इस पे। CHSL में जो भी पिछला वाला हुआ था उसमें 3-4 मतलब सेशंस में 3-4 बार भी क्वेश्चन पूछा गया। तो मसल टिश्यू क्या होते हैं भाई, इनमें मसल सेल्स होती हैं, मसल फाइबर होती हैं, इलोंगेटेड लार्ज साइज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट ऑफ बॉडी में हेल्प करते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ बॉडी में। ये क्या याद करना है, नहीं याद नहीं करना, ये याद नहीं करना आपको, ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ बॉडी में हेल्प करते हैं, बस इतना। अब मूवमेंट कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को देखा, आप जाते हैं जिम, जल्दी से आपने ये पोज ले लिया, लेकिन फिर भी कुछ बना नहीं, क्यों, क्योंकि बुद्धि तो आपकी खाली है क्योंकि आपने अभी लेक्चर लेना, आपने अभी एग्ज़ाम क्रैक करना बाकी है। जब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, पड़ेगा लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए पड़ेगा, लॉन्ग टर्म वाला नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वाला चाहिए तो जॉब तो लेनी पड़ेगी कुछ ना कुछ तो, ठीक है, बिकॉज गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर दैन दिस बाइसेप्स भी ज़रूरी हैं लेकिन बाद में। एनिमल टिश्यू के अगर हम टाइप्स की बात करें, अब जिम गोअर्स जो है ना हेट नहीं देंगे मुझे, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू की अगर बात करें टाइप्स होते हैं इसके, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल, इसके 3 टाइप्स हैं।
3 टाइप्स होते हैं इसके मसल टिश्यू के, कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ। कार्डियक सबसे पहले पढ़ते हैं। कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सबसे पहले स्केलेटल के बारे में लिखा हो, तो स्केलेटल पढ़ लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैं पूरा एक टेबल बना के लाया हूँ, उसमें सारा कुछ डिफ्रेंसिएशन भी लिखा हुआ है। तो मसल फाइबर्स आर इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, फास्ट होते हैं नेचर में, अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब होता है बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। स्ट्रिएशंस होते हैं, यानी कि स्ट्रिएशन मतलब ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड देखने को मिलेंगे, अभी दिखाएंगे तुमको, बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो स्केलेटल मसल वहाँ पे देखने को मिलती है जहाँ पे आपका बोन वगैरह होती है, जैसे बाइसेप है ना आपका, एक स्केलेटल मसल का टाइप हो जाएगा। स्केलेटल से अटैच होते हैं। स्ट्रिएशंस होते हैं, स्ट्रिएशन मतलब वही लेयर वगैरह आपके प्रेजेंट होंगे, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, और आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, वॉलंटरी मसल्स होती हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में होती हैं। अभी मैंने अगर आपसे बोला कि बाइसेप्स दिखाओ जल्दी से फुला के, तो आपने फुला के दिखा दी, यानी आपके कंट्रोल में है। लेकिन मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि मैं आपसे अगर ये बोलूँ कि अपने आप हार्ट को भी बंद करके दिखाओ, कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। अपनी आँख के जो प्यूपिल है, जो आपका पुतली होता है, उसको डायलेट करके दिखाओ, नहीं दिखा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसको वॉलेंट्री बोलते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। जैसे स्केलेटल मसल वॉलेंट्री है, हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। जैसे बाइसेप्स हो गया, यानी कि जहाँ जहाँ बोनी स्ट्रक्चर दिखेगा, बोन होगी, वहाँ पे हम कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा है हमारा स्मूथ मसल। फाइबर आ स्पिंडल, फ्यूजीफॉर्म, सिंगल, सेंट्रली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिंगल और सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है ईच सेल में। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये यूनी न्यूक्लिएट होता है, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस है ना, तो यूनी, एक सिंगल न्यूक्लियस। स्ट्रिएशंस आर एब्सेंट, यानी कि जो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड से वो नहीं मिलेंगे। अनब्रांच्ड होता है, यानी ब्रांचेस इस तरह से नहीं मिलेंगी। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे ये तो नहीं एक्चुअल है, मतलब है तो यही, लेकिन इससे आप समझ नहीं पाएंगे अभी। स्लो होता है और ये फटीक नहीं करती। फटीक कौन सी करती है? जैसे बाइसेप्स हम मारते रहते फटीक कर जाती हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। और फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स, विसरल मसल्स में देखने को मिलेंगी। स्टेशंस आर एब्सेंट, अनस्टेटेड मसल्स नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर विसरल ऑर्गन्स वो होते हैं जो भी आपके सॉफ्ट, एक तरह से सॉफ्ट इंटीरियर ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट इंटीरियर ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, जैसे कि आपका लंग हो गए, ठीक है, लिवर हो गए, एब्डोमेन हो गया, पैनक्रियाज हो गए, इंटेस्टाइन हो गए, जहाँ पे बोन नहीं है, जहाँ पे बोन नहीं है, सॉफ्ट है ये, उनको बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। ये क्या आपके कंट्रोल में है? लंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। डाइजेशन, आपने खाना खाया, आप लीवर्स को बोलेंगे ए रुक जाओ, अभी बाइल जूस फेंक के मत मारना, जब मैं बोलूँगा तो मारना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना, वो अपने आप सारी चीज़ें फंक्शन कर रहे हैं। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है। अब देखिए स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच निकली है क्या? इसमें नहीं निकली है, दैट इज वाई दैट इट वॉज अनब्रांच्ड। स्ट्रिएशंस आर एब्सेंट, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं क्या? नहीं है। यूनी न्यूक्लिएट है, एक उसमें एक ही न्यूक्लियस है, एक उसमें एक ही न्यूक्लियस है, यूनी न्यूक्लिएट हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए ऑर्गन्स लाइक विसरल मसल्स, आपके विसरल ऑर्गन्स ये हैं। इंटेस्टाइन हो गया, यूटेरस हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, आपका आइरिस हो गया, आपका ब्रोंकाई हो गया, आपका स्टमक हो गया, ये सब स्मूथ है। यहाँ पे बोन्स नहीं है, तो इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं है। बस ऐसे मैं आपको याद करने के बारे में बता रहा हूँ कि जहाँ बोन है वहाँ पर आपका वो कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलंटरी है, ये आपके इनवॉलंटरी है, स्मूथ है, ठीक। अब आते हैं तीसरे पे, दैट इज कार्डियक। कार्डियक सिर्फ आपका डील करता है हार्ट से, तो ये आपके सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। ईच फाइबर इज यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएट होता है, ये ब्रांच्ड होता है, स्ट्रेशंस इसमें प्रेजेंट होती हैं और ये फटीग नहीं करता है आपका, बिकॉज जो आपका हार्ट होता है वो कॉन्टिन्यूसली ब्लड को पंप करता रहता है, इसमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, स्ट्रेशंस आर आपकी होती हैं इसमें, ये आपकी इनवॉलेंट्री हैं, बिकॉज हार्ट को भी आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि हार्ट आप जब चाहेंगे तो बंद होगा, जब चाहेंगे तो चालू होगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन वॉल ऑफ हार्ट टू हेल्प पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड इन बॉडी, यानी कि ये ब्लड को पंप करने का काम करता है, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ब्रांचेस, यहाँ पे इसकी आप ब्रांचेस देख पा रहे होंगे, ये इसकी क्या है? ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस निकले, तो ये ब्रांच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यूनि न्यूक्लिएट है, इसमें भी आपका सिंगल न्यूक्लियस है, और ये स्ट्रिएशंस इसमें प्रेजेंट है, देख सकते हैं स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है। स्ट्रिएशंस यानी कि ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट है। मुझे पता है आप कंफ्यूज हो गए हैं कि सर किस में स्ट्रिएशंस है, कौन यूनि न्यूक्लिएट है, कौन ब्रांच है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप देखो, सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये तो याद हो गई ना कि हम स्केलेटल वाले को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वही वॉलंटरी होगी, बाकी को हम नहीं कर सकते, इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं है,
ये तो सबको याद हो गया कि स्मूथ वाले स्मूथ है, बोन नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये सबको याद हो गया। फिर ऐसे याद करो, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएट होता है, दोनों यूनि न्यूक्लिएट होते हैं। फिर उसके बाद अगले वाले पे आओ, ये स्मूथ वाला ही आपका नॉन स्ट्रिएटेड होता है, बाकी दोनों आपके स्ट्रिएटेड होते हैं, यानी ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लाइनिंग देख पा रहे होंगे। खत्म, याद हो गया ना? नहीं याद हुआ? याद हो गया, आपको पता नहीं चला लेकिन आपको हो गया ये याद। कैसे? अभी दिखाते हैं। कोई यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं, किस तरह से लिखा था वो, हाँ यहाँ इस तरह से लिखा था, कार्डियक, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा था ना कार्डियक, किस तरह से फॉर्मेट में लिखा था? अच्छा, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, ठीक है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, बस इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए। अब सब चीज़ आपको याद हो गई। ये आपको पता है कि स्केलेटल वाला ही वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में है, बाकी ये दोनों इनवॉलेंट्री हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री। यहाँ पे चलो मैं इनवॉलेंट्री लिख देता हूँ। फिर हमने क्या पढ़ा था? यही वाला सिर्फ मल्टी न्यूक्लिएट है, बाकी दोनों यूनी है। इसका कुछ कर दिया, अब दूसरे वाले में आ जाओ। यही सिर्फ है जो आपका जिसमें कि जो आपका नॉन स्ट्रिएटेड है, सॉरी, एक सेकेंड, मल्टी न्यूक्लिएट वाला था या फिर एक सेकेंड, ठीक, हाँ वही है, सही है, ठीक है। और यही है सिर्फ जिसमें नॉन स्ट्रिएशंस हैं, और इसमें आपको स्ट्रिएशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्ट्रिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट आर स्ट्रिएशंस? स्ट्रिएशंस आर आपके ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, सिंपल, ठीक, क्लियर हो गया। ये आपकी कैसी कार्डियक वाली ब्रांच्ड है, बिकॉज इसमें ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये कार्डियक वाला है, इसमें हमें ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, बाकी इन दोनों में कोई ब्रांच देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री वाला तो आपको याद हो गया। फिर आप ऐसे याद रखिए कि सबसे पहले आप स्केलेटन पे आओ, ये कुछ होता है जो बाकी दोनों में नहीं होता है, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये दोनों सिर्फ यूनी होते हैं। इस पे आ जाओ, स्मूथ वाले पे, इसमें स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं, दोनों में होते हैं। तीसरे वाले पे आ जाओ, ये ब्रांच्ड होता है, बाकी दोनों ब्रांच्ड नहीं होते हैं, यानी कि ये वाला आपको याद हो गया। फिर स्केलेटल के पास आ जाना, ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बाकी दोनों यूनि न्यूक्लिएट। फिर स्मूथ के पास आ जाना, ये नॉन स्ट्रिएटेड होता है, बाकी दोनों स्ट्रिएटेड होते हैं। कार्डियक के पास आ जाना, ये ब्रांच होता है, बाकी दोनों अनब्रांच्ड होते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट तरीका याद करने का। बाकी अगर आपके पास है तो आप शेयर कर सकते हैं, बाकी तो ये मेरी तरफ से तो जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो आसान तरीका था बताने का। अब यहाँ पे मैं आप चाहूँगा कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछें, बिकॉज इसके बाद हम आखिरी टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे, मतलब मेनली आखिरी टाइप है, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद तो एक छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा, 2 मिनट का, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें हमारी समराइज हो जाएं। अब रिवीजन के लिए हम उन्हीं पीपीटीज़ पे चलते हैं, इन वाली पीपीटीज़ पे। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? एनिमल टिश्यू हमारी 4 टाइप के होते हैं। तो हमने क्या क्या टाइप पढ़े अभी? हमने पढ़ा एपिथेलियल और मस्कुलर, यही 2 पढ़े हैं अभी, हमारी ये 2 टाइप बाकी है। फिर हम एपिथेलियल में आए थे, ये हमारे 4 टाइप पढ़े, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड और सीलेटेड। हमने किस तरह से याद किया? हमने ये पढ़ा कि स्क्वैमस हमारे 2 तरह के होते हैं, तो सिंपल स्क्वैमस और दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल जगह प्रेजेंट होंगे, जैसे कि माउथ और ईसोफेगस की इनर लाइनिंग में। स्ट्रैटिफाइड अगर बात करें, स्ट्रेटा लेयर्स के फॉर्म में कहाँ देखने को मिलेंगे? स्किन में देखने को मिलेंगे। किसमें? स्किन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्यूबॉइडल की अगर बात करें, क्यूब्स फॉर्म में होते हैं हमारे ग्लैंड्स, तो जो ग्लैंड्स होंगे उसमें, और किडनी टिब्यूल्स में, है ना, किडनी टिब्यूल्स, क्योंकि ट्यूब अपने उसके नाम ही है ट्यूब्स, किडनी टिब्यूल्स। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ये आई थिंक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे होगा कॉलमनार, यहाँ पे होगा कॉलमनार होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये है शुड बी कॉलमनार, हमने पढ़ा था कॉलमनार। कॉलमनार के साथ क्या होता है? कॉलम के फॉर्म में कौन होता है हमारा? इंटेस्टाइन हो गया हमारा, कॉलम के फॉर्म में होता है। गॉल ब्लैडर हो गया, जो पेट वाला इलाका है, स्टमक हो गया, वो होता है आपका कॉलमनार। और सीलेटेड यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट हमने याद किया था, यूरिन पास करने में हेल्प कर देगा हमारी, ठीक है। और अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थोड़ा सा हेल्प कर देगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और
जो हमारा ये किस में मूवमेंट, किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। इसमें सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जैसे कि हमारे अगर हम बात करें यूटेरस वगैरह में एग के मूवमेंट में हेल्प करता है। सीलिया, ठीक है, सीलिएटेड, खत्म। फिर हमने मस्कुलर देखा, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें ये पढ़ा कि हमें जो मस्कुलर्स वाले होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, ये क्या लिखा हुआ है यार यहाँ पे, स्ट्रेटेड नहीं होगा ये, ठीक है, स्केलेटल होगा, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू हो गई है। स्केलेटल की अगर बात करें तो स्केलेटल क्या था, वॉलेंट्री था, जैसे बाइसेप्स वगैरह में सिर्फ इसी को हम कंट्रोल कर पा रहे थे, ये दोनों इनवॉलेंट्री थे। स्मूथ की अगर हम बात करें कहाँ प्रेजेंट था, तो जो भी हमारे विसरल ऑर्गन्स थे, जैसे हमारा हो गया इंटेस्टाइन हो गया, यूटेरस हो गया फीमेल्स में, या फिर अगर हम बात करें तो हमारा लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, जहाँ पे सब स्मूथ वाला है, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। कार्डियक ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होगा और ये भी इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर हमने ये पढ़ा था स्केलेटल में आप ये लिख दो कि ये मल्टी न्यूक्लिएट है, बाकी दोनों यूनी है। फिर हमने ये बोला था इसमें लिख दो कि नॉन स्ट्रिएटेड यानी इसमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट नहीं है, इसमें इन दोनों में स्ट्रेशंस आपके होंगे। फिर तीसरे वाले में ये लिख दो कि ये ब्रांच्ड होता है और ये दोनों नॉन ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचेस नहीं होती हैं। याद हो गया हमें, अब कभी आप भूलेंगे ही नहीं। अब बताइए किसी कोई डाउट यहाँ तक? फिर हम बढ़ते हैं अब अपना आखिरी के तरफ, एंड दैट इज़ कनेक्टिव वाला। कनेक्टिव वाला काफ़ी आसान है और उससे आसान तो उसके अगला वाला है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ किसी को डाउट तो नहीं है। कनेक्टिव पे हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये दोनों नॉन ब्रांच्ड। आकाश गुप्ता हिंदी में पढ़ा, सॉरी, हिंदी मीडियम छात्रों के साथ धोखा है। धोखा नहीं है यार, ये धोखा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा इसको। थोड़ा सा क्या है ना कि पीपीटी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने कोशिश तो काफ़ी करी कि क्या होता है, पहले पीपीटी का कंटेंट वगैरह रेडी करना, फिर उसको हिंदी में कन्वर्जन होता है, तो अभी पूरा हिंदी में हो नहीं पाया। लेकिन आपको भी पता है, ये क्या हो गया, आपको भी पता है कि जो नोट्स होते हैं वो आपको प्रॉपर हिंदी में मिलते हैं, उसमें एक भी शब्द इंग्लिश का नहीं होता है, ठीक है, एक भी शब्द इंग्लिश का नहीं होता है। तो अब समझ लीजिए यहाँ पे आपको नोट्स तो हिंदी में मिल ही जाने वाले हैं। डाउट आपसे डरते हैं, अच्छा ऐसा है। हाँ अंशिका, आप कैसे भी याद कर सकते हो रिलेट करके, है ना। सर इसकी पीडीएफ मिलेगी या नहीं, और बाद में इस क्लास को देख सकते हैं प्लीज़। रविंदर मंदर के अलावा जितने भी बाकी लोग हैं, ये सर पेड बैच है, ठीक है। रादर देन अप्रिशिएटिंग कि सर थैंक यू, आप उसको लाइव स्ट्रीम कर देते हैं यहाँ पे ताकि उसको हम भी देख लेते हैं। रादर देन डूइंग दैट आप क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मतलब प्राइवेट कर देते हैं। अरे भाई बैच है, प्राइवेट नहीं करूँगा तो फिर फीस किस चीज़ की ली थी मैंने स्टूडेंट से, और खुद ही सोचिए। और फीस अगर मैं नहीं लूँगा तो बाकी चीज़ें मैं कैसे रन कर पाऊँगा अगर मुझे कुछ करवाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर के लेक्चर बाकी सारी चीज़ें कैसे हो पाएगा पॉसिबल। सिंपल सा लॉजिक है। 2024 चलो पढ़ाई चलो हाँ भूल गए थे, चलो पढ़ाई करते हैं जल्दी से। तो कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करते हैं, कनेक्टिव वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, prevents organ from getting displaced by body movements, acts like binding, supporting and packaging material. Cells are loosely spaced, cells are embedded in an intercellular matrix में भी jelly fluid, dense और rigid। ये पॉइंट्स को छोड़ देना है तुम्हें, इन 2 पॉइंट्स पर फोकस करना है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। हड्डी भी कनेक्टिव टिश्यू है, एक कनेक्ट कर रहा है किसी को। फिर हम देखेंगे लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, ये सब कुछ ना कुछ को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट वाइज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी, खून भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। अब खुद सोचो, मतलब एक तरफ बोन कितना कठोर होता है बहुत, कितना कठोर होता है, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड, पानी एक तरह से बोल सकते हैं, वो भी एक तरह लिक्विड, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। वो कैसे पॉसिबल होता है, दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। देखो कनेक्टिव टिश्यू के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो उसका मैट्रिक्स और उसमें क्या डाला है, मतलब इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको। जैसे कि खीर बनती है, खीर कैसे बनती है, खीर का मैट्रिक्स है दूध, उसमें डलता है चावल। फीलिंग समझ पा रहे हैं मेरी? दूध में अगर मैं कुछ और डाल दूंगा, सेवइयाँ डाल दूंगा तो वो सेवइयाँ बन जाएंगी, ठीक है। दूध में मैं कुछ और डाल दूंगा तो कुछ और बन जाएगा। बट बेस क्या है, मैट्रिक्स क्या है, दूध है, यानी कि क्या है आपका मिल्क है, ठीक है। तो उसी तरह से मैट्रिक्स के पे डिपेंड करता है कि कनेक्टिव टिश्यू किस तरह का होगा। मैट्रिक्स अलग होगा यानी फ्लूइड टाइप होगा तो वो ब्लड बन गया, ठीक है। जेली टाइप होगा तो अभी हम देखेंगे कार्टिलेज बन जाएगा।
डेंस और रिजिड होगा तो बोन बन जाएगा। तो मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स में क्या कॉम्पोनेंट हैं समझते हैं अभी। कनेक्टिव टिश्यू में आपके टेंडन आते हैं, ठीक है, बाकी भी आएंगे, एडिपोज, कार्टिलेज अभी देखते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दो होते हैं, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर, एडिपोज। एरियोलर फॉर द दो टाइप, लूज और डेंस। ये टाइप्स पे फोकस मत करो कि ये वो तो पीपीटी आपको मिल ही जाएगी रिवीजन के लिए। आप पहले समझो, ठीक है, आप पहले समझो। ये नहीं कि कनेक्टिव टिश्यू ये इतने दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, नहीं, ये सब नहीं पूछेगा भाई कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, बहुत ही कम चांस है। वो पूछेगा फंक्शन, ठीक है। तो लूज और डेंस दो तरह के। डेंस में आते हैं लिगामेंट और टेंडन, ठीक है। टेंडन मतलब कंडरा बोलते हैं और स्नायु बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं स्नायु और इसको बोलते हैं कंडरा, ठीक। दूसरा हमारा टाइप है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम पहले पे आएंगे एरियोलर पे। एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज है तो इसका जो मैट्रिक्स है वो भी लूज जेल लाइक मैट्रिक्स होगा। अगर बात करें स्किन में, मसल्स में, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स, इन बोन मैरो, इन स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स, ये अभी आपको याद है, नहीं करना है। क्लियर है। ये लूज अभी हम पढ़ रहे हैं, लूज इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये लूज वाला बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हमें आना है किस पे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। हमने दो टाइप ऑफ एरियोलर टिश्यू पढ़े, लूज और डेंस। मैंने बोला लूज इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना है उसको हमें, ठीक है। हमें पढ़ना है डेंस से मतलब है हमको। डेंस के दो प्रकार हैं, लिगामेंट और टेंडन, स्नायु और कंडरा। टेंडन को बोलते हैं कंडरा। फाइब्रस होता है, ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कनेक्ट करता है मसल को बोन से। ये आपकी मसल है, जैसे बाइसेप मसल मान लेते हैं, और ये बोन है, उसको कनेक्ट कौन कर रहा है, टेंडन भैया कर रहे हैं हमारे, टेंडन कर रहे हैं। ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है। मसल को बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है, अब साफ साफ देख लीजिए, टेंडन कनेक्ट कर रहा है। ये है मसल, मैं फिर से बना देता हूं, ये आपकी मसल है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये तो बोन हो गई, ठीक है। इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, ब्लूइश कलर का जो है ये टेंडन। बट यहां पे अगर हम देखें, ये आपकी बोन है, ये भी आपकी बोन है, ये ब्लूइश कलर का क्या है, लिगामेंट है। तो यानी कि हमें ये चीज याद रखनी है कि लिगामेंट किसको कनेक्ट कर रहा है और टेंडन किसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रखिए। MTV करके एक चैनल आता था जब हम लोग के पास मोबाइल नहीं होता था स्कूल डेज में, तब हम लोग इसी चैनल को देख देख के काम चलाया करते थे। तो V की जगह हमें कर देना है B, V की जगह क्या कर देना है B, ठीक है। इसमें हमारी एक मैडम है, ठीक है, जिनका नाम एक अफ्रीकन कंट्री है, सियरा लियोने, उसके साथ राइम करता है थोड़ा सा। सियरा लियोने एक अफ्रीकन कंट्री है, तो वो मैडम उसमें एक शो करती थी इस चैनल पे, आपने सभी ने देखा होगा, खासकर हमारे भाई बंधुओं ने। तो यहाँ पे ये मसल आपका, ये आपका बोन और ये आपका टेंडन। तो मसल से बोन को कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंडन, याद हो गया। अब बोन को बोन से अपने आप करने लगेगा कौन, बोन से बोन को कनेक्ट करने लगेगा आपका लिगामेंट, सिंपल, लिगामेंट। मसल टू बोन, टेंडन, ये आपका MTV से याद हो गया, बाकी दूसरा वाला अपने आप लिगामेंट हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये क्या है अभी, हाँ ये क्या है इस पिक्चर में, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या है ये चीज़, ये होगी आपकी टेंडन। क्यों, क्योंकि ये बाइसेप मसल को इस बोन से कनेक्ट कर रहा है, मसल टू बोन कनेक्शन कर रहा है, इस वजह से ये आपकी होगी, ये भी होगा आपका क्या, कंडरा या फिर टेंडन। आई होप इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पे। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, बहुत आसान है, तो बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स, सेल्स आर राउंडेड ओवल, नॉट इंपॉर्टेंट, ये फैट सेल्स हैं, बस इतना याद रखो। बिलो स्किन प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब जो लोग मोटे होते हैं ना, मोटे होते हैं, मोटे नहीं मोटे, ठीक है, जो लोग मोटे होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू बहुत होता है। यानी एडिपोज टिश्यू क्या है, फैट सेल्स का एग्रीगेशन है। कितना ज़्यादा एडिपोज टिश्यू उतनी ज़्यादा फैट सेल्स, जितनी ज़्यादा फैट सेल्स उतनी ज़्यादा एडिपोज टिश्यू, यानी कि जो लोग मोटे होते हैं उनका बहुत एडिपोज टिश्यू होता है। क्लियर हो गया। तो एडिपोज फैट, बस एडिपोज याद रखना, फैट। आदि आपका कोई दोस्त है वो बहुत फैटी है, बस ऐसे याद रखो, ठीक है। प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, फैट रिजर्वेशन, एक्ट एज इंसुलेशन। इंसुलेशन वही ना, आपकी बॉडी आपकी वो क्या करती है, जो लोग मोटे होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पसीना छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सर्दियों में एकदम हाफ शर्ट में घूमते हैं। हमारे एक सर थे मैथ्स के, बहुत अच्छे सर थे, निखिल भाटिया उनका सर का नाम था। तो मतलब काफ़ी मतलब मोटे टाइप थे, मतलब सर्दियों में एकदम हाफ शर्ट पहन के आते थे, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उनका एक तरह से बोल सकते हैं एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा होगा, अब पता चला। और उनका हीट लॉस होता नहीं होगा जल्दी, और गर्मियों में भी सेम, इस वजह से पसीना बहुत आता था, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी।
ठीक है। एडिपोज टिश्यू का ये वो है, एडिपोसाइट्स हैं। स्केलेटल टिश्यू का वही अब दो तरह के, ठीक है, कनेक्टिव, कार्टिलेज और बोन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, स्केलेटल टिश्यूज दो तरह के हमारे, कार्टिलेज और बोन्स। कार्टिलेज और बोन्स ये दो तरह के हमारे स्केलेटल टिश्यू हैं। आप ये समझ गए, आप ये समझ गए। एरियोलर टिश्यू में मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एरियोलर में आप समझ गए लिगामेंट और टेंडेंस, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आप समझ गए। अब हम तीसरे पे आते हैं, दैट इज योर आपका स्केलेटल टिश्यू। उसमें आपका कार्टिलेज आएगा, बोन आएगा। दोनों एक सिमिलर होते हैं बट सेम नहीं होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हड्डी सब जानते हैं कि भाई जब हम पैदा हुए थे तो 300 हड्डी थी, अभी 206 हड्डियाँ हैं, ये सबको पता है ना। तो कि भाई ये चाइल्ड की होती हैं और ये अडल्ट की होती हैं, कुछ अडल्ट की खैर, तो ये चाइल्ड और ये अडल्ट की। बोन के बारे में सबको पता होता है। और सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट पता होता है जरा, सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है और सबसे शॉर्टेस्ट बोन कौन सी होती है। कार्टिलेज क्या होता है, नाक छुओ अपनी भी, छुओ जल्दी से नाक, नाक की जो टिप है, टिप ऑफ नोज, पकड़ो उसको। अब कान को पकड़ो जरा, पकड़ो जल्दी से। सेम फीलिंग आ रही है आपको, ठीक है। आप कुछ मैं आपको पकड़ने के लिए नहीं बोलूँगा, बस ये दो चीज़ें, ठीक है। आपने कान पकड़ा, आपने टिप ऑफ, सेम फीलिंग आ रही है। कैसी फीलिंग आ रही है कि बहुत टफ भी नहीं है बोन की तरह, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है स्किन की तरह। देखो कान को आपका टीचर क्या करता था, कान मोड़ देता था, फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ जाता था, लेकिन लगती बहुत ज़ोर की थी। अगर एकदम ही वो होता तो लगती भी ना। तो कार्टिलेज होता है जो आपका, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो बोन का मैट्रिक्स होगा वो एकदम सॉलिड होगा, इसका थोड़ा जेल लाइक होगा, थोड़ा सा कम हार्ड होगा। मैट्रिक्स है दोनों कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स, एक्सटेंसिव मैट्रिक्स, प्रोटीन्स एंड सुगर्स। मैट्रिक्स से स्लाइटली इलास्टिक होता है थोड़ा सा मैट्रिक्स। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं, अभी मैंने दिखाया आपको कि कैसे फ्लेक्सिबल है। कान आपके मोड़ देता था टीचर, बट फिर भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिगेन आ जाते थे। ईयर पिन्ना, पिन्ना वो होता है जहाँ बाली पहनते हैं हम लोग, ठीक है, जो खासकर लड़के लड़के भी पहनते हैं कहीं कहीं पे। तो नोज टिप, नोज के टिप पे ट्रैकिया, ट्रैकिया जो होता है ना आपका, ये विंड पाइप हो गया, वहाँ पे ऐसे ये कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। नहीं तो पता चला सांस लिया बल्लो चिपक गई वहीं पे, ठीक है। तो कार्टिलेज होता है वहाँ पे। लैरिंग्स स्मूथनेस द बोन सरफेस एट जॉइंट्स, जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, उसको स्मूथ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये कार्टिलेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं अभी बोन्स पे। बोन्स आपका वेरी स्ट्रांग होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होती, हार्ड एंड रिजिड होती हैं। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स, काफ़ी हार्ड मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस आपके कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट कि बोन में आपका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में जैसे कि आपने मैट्रिक्स में आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस आपको देखने को मिलेगा बोन्स में, ठीक है। बोन्स का फंक्शन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना बॉडी को। जैसे कि कुछ लोगों का क्या होता है स्ट्रक्चर, कुछ लोगों का भाई स्ट्रक्चर होता है कि मतलब काफ़ी वाइड शोल्डर्स होते हैं कुछ लोग वाइड शोल्डर नहीं होते हैं, मतलब होता है ना। तो वो स्ट्रक्चर क्यों होता है, वो बोन्स के जैसे स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि आपकी बोन्स का फॉर्मेशन वैसे ढांचा एक तरह से सपोर्ट करता है बॉडी को, नहीं तो पता चला ले बॉडी गिर गई, सपोर्ट करके रखता है। प्रोवाइड शेप टू बॉडी, प्रोटेक्ट्स दी वाइटल बॉडी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लंग्स एक्सेट्रा। जैसे कि हमारी ब्रेन में, तो हमारी ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स की बोन होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं, जिनको हम स्कल में बोलते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी किसको, ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ब्रेन में हमारी एक लेयर होती है, याद रखना, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस करके एक लेयर भी होती है। अब ये बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये बोन आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पे आगे बढ़ेंगे, बट बिफोर दैट क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। सर ब्रेन में कितनी बोन्स होती हैं, ब्रेन में कितनी बोन्स होती हैं, वैसे तो ब्रेन में आपको पढ़ा था, लेकिन अभी चलो पूछ रहा तो देख लो। 22 होती हैं इसमें, ठीक है, 22, जिसमें कि आपकी 8 क्रेनियल होती हैं, क्रेनियल, और 14 होती हैं फेशियल, 8 क्रेनियल और 14 फेशियल, और एक ह्योइड बोन करके भी होती है बीच में, उस समय आपको बताऊंगा, ठीक है। और किसी का कोई डाउट नहीं नहीं नहीं, ठीक। चलिए अभी हम ये पढ़ लेते हैं, फिर अगर कोई डाउट होगा तो फिर मैं देख लूँगा, लेकिन अभी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लेते हैं। कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन्स अ कॉन्टिन्यूटी इन द बॉडी, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड और लिम्फ दो टाइप होते हैं। ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड की चर्चा करें, तो ब्लड ये आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कंपोज्ड टू ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पसल्स
नॉट कंपोज टू, यहाँ पे कंपोज ऑफ होगा, ठीक है, कंपोज ऑफ। ब्लड सेल्स मूव इन लिक्विड मैट्रिक्स, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। तो ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं। जो अपनी स्क्रीन पे ये देख पा रहे हैं ये क्या है, ये है आपकी आरबीसीज। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं, ब्लड का काम क्या होता है, सारी चीज़ें क्या करते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, यहाँ पे बस मैं एक जल्दी से एक पीपीटी ऐड करता हूँ और वहाँ पे मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ जिससे आपके एसएससी में क्वेश्चन काफ़ी पूछे आते हैं। एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है ये चीज़ डिटेल में, बट एसएससी में क्वेश्चन पूछता है इससे, तो हम वो चीज़ करेंगे अभी। तो ब्लड जो है, ब्लड की अगर हम बात करें तो 2 कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो लिक्विड कंपोनेंट होता है और एक होता है सॉलिड कंपोनेंट, यानी कि जिसमें आपकी वो कॉर्पसल्स वगैरह मौजूद होती हैं। लिक्विड अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा, ठीक है। मेन जो आपका होता है ब्लड में वो प्लाज्मा ही होता है, और प्लाज्मा में जो मेन चीज़ होती है तकरीबन 90% वो वाटर होता है। 90% जो होता है दैट इज़ आपका वाटर होता है। बाकी यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्रोटीन, सॉल्ट्स और हार्मोन्स, ठीक है। तो बाकी आपका क्या होता है, प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन। बट 90 to 9, कहीं 91 होगा, कहीं 92 होगा, बट रफली 90%, ठीक है। प्रोटीन्स वगैरह इसमें होगा प्लाज्मा में, ठीक है। लिक्विड कंपोनेंट है। सॉलिड कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सॉलिड में हमारे 3 कंपोनेंट आते हैं। एक आता है आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल्स, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और तीसरा आता है प्लेटलेट्स। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट तरह के, वो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो ठीक है, आरबीसी की अगर बात करें रेड इन कलर होते हैं। रेड क्यों होती हैं, बिकॉज एक हीम नामक कंपाउंड होता है जिसमें कि आयरन होता है, इस वजह से रेड होता है। इसका काम क्या होता है, ये हीम कंपाउंड होता है, इसकी हाई एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बहुत प्यार करता है, तो ऑक्सीजन को पकड़ता है, जो हम इनहेल करते हैं उसको ले जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी, हर सेल के पास लेके जाता है, हर सेल के पास ले जाता है ताकि वो क्या कर सके, रेस्पिरेशन कर सके, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। इसी वजह से ब्लड का कॉन्टिन्यूअस फ्लो बहुत ज़रूरी होता है। जब आपका हार्ट बंद हो जाता है तो ये फ्लो रुक जाता है और ये ऑक्सीजन आपकी हर सेल तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड हम किसको बोलते हैं, तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोला जाता है स्प्लीन को, स्प्लीहा को। क्यों, क्योंकि सारी आरबीसी जाके यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आरबीसी का मैंने फंक्शन बता दिया, टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। और आरबीसी आपकी किस शेप की होती हैं, बाई कॉनकेव शेप होता है इनका। जो हमारी आरबीसीज होती है बाई कॉनकेव या फिर डिस्क शेप होता है इनका, डिस्क शेप, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर है बाई कॉनकेव और डिस्क शेप का ही आपको दिख रहा है, ठीक है, और रेड कलर है। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। उसी तरह हम आरबीसीज को बोलते हैं इराइथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट्स, इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोसाइट फर्दर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोनोसाइट वगैरह, वो टाइप्स मैं लिख दूंगा, बट उससे इंपॉर्टेंट ये कि करती क्या है ये करती हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं ये हमें। और एक चीज़, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, ठीक है। स्टडी यानी कि खून के अध्ययन को या फिर रक्त के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसीज आपकी बनती है बोन मैरो में, जब एक का पार्ट होता है बोन का, बोन मैरो, वहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है। इनके टाइप्स होते हैं जैसे कि आपके मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट होती है आपकी, एक होती है आपकी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल, और इओसिनोफिल करके भी एक होता है आपका, इओसिनोफिल, ठीक है। इनके अगर शेप की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इर्रेगुलर शेप होता है, अमीबा की तरह, कोई शेप नहीं होता है, फिर हम बोले, या फिर कहीं कहीं पे हो सकता है राउंड शेप भी देखने को मिल जाए, बट यूजुअली वो इर्रेगुलर शेप होता है। नंबर की अगर बात करें, चलो पहले प्लेटलेट्स भी देख लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, तो प्लेटलेट्स पर से कोई सेल्स टाइप नहीं होती है, बट प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, खून का थक्का जमने में मदद करना। जब डेंगू वगैरह होता है तो ये प्लेटलेट्स का मात्रा कम हो जाता है, और अगर उस समय आपको चोट लग गई और आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, डेथ तक हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा कम प्लेटलेट्स हैं तो, ठीक है। और इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स।
अगर कभी नंबर में अरेंज करने के लिए आ जाए, सबसे ज़्यादा क्या क्या होती है हमारे बॉडी में, आरबीसीज होती हैं, देन प्लेटलेट्स होती हैं, आरबीसी देन प्लेटलेट्स एंड देन होती हैं आपकी डब्ल्यूबीसीज। ये आपका नंबर में ऑर्डर है। क्लियर है यहाँ तक सभी को जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई? किसी कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इनके फंक्शंस वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, सारी चीज़ें हमने देख ली। फंक्शन ब्लड फ्लो करना, ट्रांसपोर्ट करना गैसेस का, डाइजेस्टेड फूड का, हार्मोन का और वेस्ट मटेरियल का। जब हम ग्लैंड टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंडो वाले क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में फेंक के मारते हैं हार्मोन को, और हार्मोन हर जगह पहुँचा देता है जहाँ पे नीडेड होता है उस हार्मोन की। ठीक है, तो ब्लड नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा वो। लिम्फ की बात करें, लिम्फ क्या होता है? लिम्फ होता है कलरलेस फ्लूइड, आरबीसीज एंड ब्लड प्रोटीन्स आर एब्सेंट। लिम्फ होता है वो फ्लूइड जो कलरलेस होता है, आपका होता ब्लड की तरह ही है लेकिन ये कलर नहीं होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं दे लैक आरबीसीज। आरबीसीज होता तो ये भी रेड होते हैं ना, क्योंकि रेड कलर खून को कौन प्रोवाइड कर रहा है? आरबीसीज, जो हीम नामक कंपाउंड है जिसमें कि आयरन प्रेजेंट है, उसी की वजह से रेड मिल रहा है। तो आरबीसी नहीं है, इसलिए लिम्फ जो आपके कलरलेस है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसमें लिम्फ फ्लो हो रहा है लिम्फ नोड्स पे। ठीक, अब आते हैं लास्ट टाइप एंड दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू सबसे आसान है आपका। नर्वस टिश्यू में अगर बात करें, जो भी आपके नर्वस टिश्यू यानी कि जो भी आपके दिमाग हो गया, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं उनको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। फंडामेंटल यूनिट हम बोल सकते हैं ब्रेन की, बोलते हैं हम, या फिर पूरे नर्वस सिस्टम की बोलते हैं न्यूरॉन को। किडनी की एक बेसिक यूनिट अगर हम बात करें, किडनी की होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होती किडनी की, तभी हम स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं, यहाँ पे मैंने बताया नहीं, आई थिंक हिपैटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हिपैटोलॉजी। इट इज कॉल्ड एज हिपैटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। अच्छा, जल्दी से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और याद आ रहा है, दैट इज ये बताइए आरबीसी का टाइम पीरियड कितना होता है, कितने टाइम तक ये जिंदा रहते हैं? बताइए जल्दी से, फिर आपको बताता हूँ। तो ये न्यूरॉन आप समझ गए, एक तरह से बोल सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं इसको, नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। एक न्यूरॉन जो फंक्शनल यूनिट है पूरे नर्वस सिस्टम की, उसका एक स्ट्रक्चर है। अब इसके स्ट्रक्चर पे भी आएंगे, बट थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर डिफाइंड है इसका, अभी इस पर मत फोकस करो आप। ठीक है, इस पर मैं अभी आपको बताऊंगा क्या सारे आप स्ट्रक्चर होता है। तो अकर कहाँ करता है? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में, यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? टच करना। अगर हम जब टच करते हैं तो हमें पता चलता है गर्म है, ठंडी चीज़। क्यों? क्योंकि वो एकदम से ऐसा होता है जैसे हमने कोई चीज़ टच करी, जैसे कैंडल की फ्लेम है, इसको हमने टच किया, हमें गर्म सिग्नल इस तरह से जाता, जल्दी ऐसे करके पूरा पास ऑन होता है रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू, जो हमें बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक न्यूरॉन का न्यूरॉन किस तरह से ट्रांसमिशन करता है मैसेज का, ये इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स सिग्नल रिसीव करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं एक दूसरे न्यूरॉन से। कैसे रिसीव कर रहे होंगे? जैसे कि इन्होंने रिसीव किया और यहाँ पहुँचा इस पर्टिकुलर न्यूरॉन ने, या फिर इस तरह से देखिए, इस पर्टिकुलर न्यूरॉन ने, जो पहला न्यूरॉन है, इसने यहाँ तक सिग्नल लेके आया और इसको ट्रांसफ़र करा, भाई लो लो लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ठीक है, इस तरह से ही ट्रांसफ़र कर देगा और ये फर्दर ट्रांसफ़र होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो एक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है वो दूसरे के, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, ये डेंड्राइट है, एक न्यूरॉन का पैर बोल सकते हैं, ये डेंड्राइट है उसका। ठीक है, ये है न्यूरॉन की सेल बॉडी। तो एक का डेंड्राइट दूसरे के सेल बॉडी को ट्रांसफ़र कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन, या फिर एक न्यूरॉन के डेंड्राइट और दूसरे के सेल बॉडी के बीच में जो गैप होता है, इट इज़ कॉल्ड एज साइनैप्स। साइनैप्स क्या हो रहा है? साइनैप्स क्या है? गैप बिटवीन द डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन, एंड द सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि भाई क्या क्या आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर अब यहाँ पे आप देखिए आराम से, डेंड्राइट है ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी सेल बॉडी है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, सेल बॉडी है ये आपका। ये जो डंडी सी देख पा रहे हैं, दैट इज योर एक्सन, आप बोल सकते हैं इसको एक्सन, और ये एक्सन टर्मिनल है। ठीक है, ये फर्दर ये आपका ट्रांसफर करेगा इन्फॉर्मेशन को। तो क्लियर है, इसको हम टेल भी बोलते हैं। तो ऑर्डर पता होना चाहिए, डेंड्राइट है, देन सेल बॉडी है, देन न्यूक्लियस है, देन एक्सन है।
ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर आपका डेंड्राइट, फिर आप अंदर घुसेंगे सेल बॉडी, देन आपका न्यूक्लियस, देन आपका ये पूरा एक्सॉन जो टर्मिनल है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल। क्लियर है यहाँ तक सभी को? खत्म हो गया आपका टॉपिक। यहाँ पे टॉपिक तो खत्म हो गया, अब हम लगा लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, और अगर आपके कुछ डाउट है तो बताइए। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था यहाँ पे आपसे भी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का टाइम पीरियड कितना होता है। तो आरबीसी की अगर बात करें टाइम पीरियड बोल सकते हैं, फिर लाइफ स्पैन बोल सकते हैं आप। एक सेकेंड, इसका लाइफ स्पैन होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, लाइफ स्पैन होता है कितना, आरबीसी का होता है रफली 120 डेज़ का। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो तकरीबन वही 12 दिन। ऐसे याद रखो, ये 120 और ये 12, ठीक है, 12 डेज तकरीबन। ये कहाँ ख़त्म होते हैं जाके आरबीसी आपके स्प्लीन में, जिसको हम स्प्लीहा भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, एक बार देख लेता हूँ किसी कोई डाउट तो नहीं है, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। हिमाटोलॉजी ब्लड का स्टडी, तो यही तो मैंने लिखा है। आई थिंक क्या मैंने गलती से हिपाटो बोल दिया था क्या? एक सेकेंड, हिपाटो तो लीवर वाला होता होगा, ठीक है, हिपाटो तो नहीं लिख दिया। ओके ओके सॉरी, हिपाटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर होता ही है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हिमाटोलॉजी होगा, ठीक है, मैंने हिपाटो लिख दिया गलती से, हिमाटोलॉजी हो गई है, ठीक है। हिपैटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिवर, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, हीम जो कंपाउंड होता है, हीम किस में होता है, ब्लड में होता है, आरबीसीज में, तो हिमाटोलॉजी, ठीक है। एनिमल टिश्यू का रिवीजन अगेन, ओके, चलो फिर से करवा देते रिवीजन जल्दी से। रॉन्ग जी, क्या रॉन्ग जी? हिमाटोलॉजी, डब्ल्यूबीसी मैक्सिमम 7 डेज, नहीं मैक्सिमम 7 डेज नहीं होता सर। वासु जी से हमें याद आता है, वासु पे आज हम लोगों ने ट्रिक देखी थी। ट्रिक क्या थी? ट्रिक क्या थी जल्दी से बताओ। वासु एंड कौन था वो? वासु एंड पूरन बोथ आर एट पेन बिकॉज दे लॉस्ट व्हाट, बोट रेस इन मकर संक्रांति, है ना। ये है केरल के फेस्टिवल्स को याद करने की ट्रिक। वासु से आपका विशु जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है, पूरन से थ्रिसुर पूरम, दे से है तेयम, दे ऑल, ठीक है। ऑल से क्या हम लोगों ने याद किया, दे ऑल नहीं था, दे आर एट पेन, आर से हमने क्या था याद किया था, अरट्टू पोंगल, आर से हमने याद किया था, आर से क्या था, एट से था अट्टुकल पोंगल, आर से था आपका अरानुकुलम फेस्टिवल, फिर से था दे आर एट पेन से था पेनकुनी फेस्टिवल, और पेन बिकॉज दे लॉस्ट बोट रेस था वल्लम-कल्ली बोट रेस, और मकर संक्रांति से था आपका, जो मकर संक्रांति में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, मकर विराकू करके एक फेस्टिवल था आपका, ठीक है। ये सारे फेस्टिवल हम लोगों ने याद किए थे। खैर अभी हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं, एनिमल टिश्यूज़, उनको, ठीक है। अट्टुकल पोंगल में मेल अलाउ नहीं है बिल्कुल। एक बायो अवेलेबल है भरत कुमार, वो अवेलेबल हो जाएगी कुछ देर के लिए, कल वाली क्लास है वो, ठीक है। आज ही ख़त्म कर दो, ख़त्म हो गया, ख़त्म कर को दो, हो गया ख़त्म आपका, ठीक है। बस रिवीजन थोड़ा सा कर लें या फिर क्वेश्चंस के थ्रू करें। चलो क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं, रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी तो पीपीटी शेयर हो ही जाएगी आपकी। कहाँ गए टिश्यू वाले क्वेश्चंस, आ जाओ। चलो, प्लांट टिश्यू आर ऑफ हाउ मेनी टाइप, जल्दी से बताइए। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5, 6, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन? मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी रखिए, आराम से नहीं। अभी ये मत सोचिए कि सर प्लांट टिश्यू आर ऑफ हाउ मेनी टाइप, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, इस तरह से करेंगे तो फिर जल्दी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन। डैश संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू या फिर मॉलिक्यूल। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू यानी कि ऊतक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट टिश्यू, तो इनमें से कौन सा प्लांट टिश्यू है यानी कि पादप ऊतक है? ओनली 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2, या फिर ओनली 1। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 2, दोनों हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक की अगर बात करें, जो वे बीजोतक ऊतक कहलाते हैं,
ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटर कैलोरी और मेरिस्टेमेटिक, सॉरी लेटरल। तो एपिकल और इंटर कैलोरी की अगर बात करें तो कैसे होते हैं, वो आपके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। टिप्स ऑफ रूट एंड शूट्स में एपिकल प्रेजेंट होता है। लेटरल हमारा गर्थ ऑफ स्टेम में प्रेजेंट होता है, जो विड्थ में इंक्रीज हेल्प करने में विड्थ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। मेरिस्टेमेटिक लैक वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल्स नहीं होता है और इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। परमानेंट वो होते हैं जब मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करना बंद कर देते हैं, देन दे टेक द फॉर्म ऑफ परमानेंट, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक, बताइए। अब देखिए आ गया ना क्वेश्चन, एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एमटीएस, सीजीएल, सीएचएस तीनों में पूछा गया और कल से आपको लिखा हुआ मिलेगा किस उसमें एग्जाम में पूछा गया। तो आंसर यहाँ पे होगा दे लैक वैक्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी। डेंस साइटोप्लाज्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू, का इसमें से कौन सा स्थायी ऊतक की विशेषता है। सेल डिवाइड रिपीटेडली, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है भाई? इंटरसेलुलर स्पेसेस तो थी ना, प्रेजेंट थी ना। परमानेंट टिश्यू में हमारा एक टाइप होता है पैरेन्काइमा, उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस थी, उसी को हम एरेन्काइमा बोल रहे थे। वैक्यूल्स एब्सेंट मेरिस्टेमेटिक में थे, परमानेंट में नहीं। सेल डिवाइड रिपीटेडली हो रही थी मेरिस्टेमेटिक में, यहाँ पे नहीं। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक जो इंक्लूजन है वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपका सही आंसर होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए? मेरिस्टेमेटिक, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, फिर कोलेनकाइमा। तो मेरिस्टेमेटिक तो कोई फंक्शन परफॉर्म करते नहीं, बस इनको ग्रोथ से मतलब है। स्क्लेरेन्काइमा क्या करते हैं? रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करते हैं, और इसका एग्जाम्पल होना चाहिए हमारे लिए क्या? हस्क ऑफ कोकोनट, या फिर जो छाल होती है, बार्क होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है हमें। पैरेन्काइमा की अगर बात करें, फूड का स्टोरेज का करने का काम करता है ये, फूड स्टोरेज। इसके फर्दर पार्ट होते हैं जैसे एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। कोलेनकाइमा हमारा एक मैकेनिकल टिश्यू होता है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, थिकेंड एट द कॉर्नर्स होता है और लीफ स्टॉक्स में प्रेजेंट होता है। 7th, विच टिश्यू हैज़ हेवनली थिकेंड लिग्निफाइड वॉल्स? बहुत थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, थिक होती है, मोटी मोटी लिग्निफाइड वॉल्स होती है। कॉलन, पैरन, एरन या फिर स्क्लेरन? दिमाग लगाइए आप थोड़ा सा, किसमें थिक लिग्निफाइड वॉल्स होंगी? किसका फंक्शन होता है जो रिक्वायर करता है कि उसमें थिक वॉल हो, नहीं तो कोई भी आके मार के चला जाएगा? बताओ। सुब्रत, श्रुति, राहुल, अनूप, नैतिक, दिव्यांशु, श्रुति, क्लब, शाश्वत, सबका सही आंसर है। जल्दी से आंसर दीजिए। बायो कब तक चलेगी? बायो बस 5 मिनट और चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोलेनकाइमा की अगर बात करें तो कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी, पैरेन्काइमा स्टोरेज, एरेन्काइमा एयरी स्पेसेस फ्लोट करने में, स्क्लेरेन्काइमा रिजिडिटी और टफनेस। टफनेस की जरूरत है, टफ तभी होगा जब कोई चीज़ मोटी होगी। देखते हो आप कि हस्क ऑफ कोकोनट कितना मोटा होता है, बार कितना मोटा होता है, तो थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स चाहिए स्क्लेरेन्काइमा के लिए। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू? नारियल की भूसी। कौन सा टिश्यू है भूसी? ये आपका स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर सी। जाइलम क्या कर रहा था? जेल का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, वाटर और मिनरल का, एक तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जाइलम के टाइप में ट्रैकाइड, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट? गर्थ को इंक्रीज करता है, यानी कि विड्थ को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। तो आंसर क्या होता है? कौन सा गर्थ को इंक्रीज करता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ओनली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। इंटर कैलोरी क्या है? हमारा हाइट इंक्रीज कर रहा है, बीच बीच में प्रेजेंट है। क्लोरन हमारा फूड स्टोरेज, सॉरी फूड के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, क्लोरोफिल इसमें। कुछ क्वेश्चन और जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद बाकी आपका होमवर्क और फिर कल देखेंगे उसको। विच टिश्यू अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी? तो एनिमल बॉडी में कौन सा प्रोटेक्टिव टिश्यू है, कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव या फिर एपिथेलियल? प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्टिव। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एपिथेलियल प्रोटेक्ट करके रखता है। बिकॉज एपिथेलियल में अगर हम देखें तो हमारा सिंपल स्क्वामस है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है। स्क्वामस की अगर बात करें, सॉरी स्ट्रैटिफाइड की अगर हम बात करें तो स्ट्रैटिफाइड क्या है? स्किन, उसका एक एग्जांपल है। तो स्किन क्या करता है? हमारा एक प्रोटेक्टिव, अगर हम बात करें तो पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। विच टिश्यू हेल्प्स इन हीलिंग? कौन सा आपका है जो हीलिंग में हेल्प करता है? मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव या फिर एपिथेलियल? तो हीलिंग में भी आपको यूजुअली जो हेल्प करता है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, भी हीलिंग में ही हेल्प करता है, ठीक। 12th नंबर पे आते हैं। विच टिश्यू हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वार्म इन द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन? कौन से हैं जो वार्म रखने में हेल्प करते हैं? स्वेट ग्लैंड, कनेक्टिव टिश्यू, हेयर या फिर फैटी टिश्यू? तो ये हमारे कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू, जिनको फैटी टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 3rd। कैमल का हम्प इज मेड अप ऑफ विच कनेक्टिंग टिश्यू? कैमल का हम्प किस कनेक्टिंग टिश्यू से बना होता है? भाग्यश्री, प्रिया, इशिता, सबका सही है।
सर वे कैन आई फाइंड पॉलिटी लेक्चर्स ऑन यूट्यूब एंड दिस बायोलॉजी लेक्चर नोट्स? ये एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे आपको, परमार अकेडमी ऐप पे। कैमल हम्प होता है आपका एडिपस टिश्यू का, जो कि आपका अगेन फैट टिश्यू है, ठीक है। 14th कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है जरा बताइए। कार्टिलेज बताया था ना, क्या बताया था मैंने आपको, याद करिए। कार्टिलेज टिप ऑफ नोज, ईयर्स, ठीक है। ट्रैकिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव या फिर जर्मिनल, तो हमने पढ़ा था क्या, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन्स में ऊपर सरफेस में प्रेजेंट होता है ताकि बोन्स को स्मूदन किया जा सके, विच इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में कौन सी संयोजी ऊतक नहीं है? ब्लड, बोन, नर्व्स या फिर कार्टिलेज। तो सही आंसर क्या होगा? नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो सही आंसर है यहाँ पे आपका ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट कर रहा है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू आपका, कार्टिलेज भी है, नर्व्स आपके ये कनेक्टिंग टिश्यू नहीं है, ठीक। सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन एनिमल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यहाँ से आप कितने क्वेश्चन बाकी रुको देख लेते हैं। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, कितने 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक है। इनको आपको खुद से करना है और इनको हम कल करेंगे, ठीक है। सब देखिए आसान से हैं कि स्टोरेज कौन करता है फैट्स का, ठीक है। अभी देखा था एडिपोस, तो एडिपोसाइट होता है उसमें। 2 बोन्स किससे कनेक्ट होती हैं, तो MTB वाला लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लिगामेंट होता है। कौन सा टिश्यू एक्ट करता है फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर बॉडी यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कौन होता है आपका? एपिथेलियल, जिसमें कि स्किन होती है। एपिथेलियल ही तो होता है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, ये हम खुद से करके लाएंगे और कल देखेंगे ताकि हमारा रिविजन भी हो सके इस चैप्टर का बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर। अब कल का कौन सा चैप्टर रहेगा, गेस करिए। कल कौन सा चैप्टर रहेगा, गेस करिए, बताइए जल्दी से। प्रियंका पारिडवाल सर जी बता दो क्या बताना है। श्रद्धा कटियार, दी वैलिडिटी इज़ 1 year ऑफ दिस बैच। किसी का कोई डिमांड? कल कौन सा टॉपिक रहेगा? कल आपका रहेगा जिस चैप्टर से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, गेस करो कौन सा होगा जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन, अच्छा। कल सबसे जो टफ चैप्टर, बिल्कुल आदित्य ने सही गेस किया है, प्लांट, आशु ने भी, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, बिल्कुल ठीक है। तो कल हमारा देखेंगे प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। इसको मैं पहले इसलिए रख रहा हूँ ताकि इससे आपको बहुत डर लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम पहले ख़त्म कर लेंगे जब हमारे पास एनर्जी है, ठीक है। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से। जिस तरह हम लोगों ने स्लाइड में देख रहे हैं ना, कल पूरा पिक्चर बना के सब मैं लेके आऊँगा, आप चिंता मत करिए, बहुत आसानी से याद होगा। सिर्फ ऐसे लिख के नहीं करेंगे, जैसे आपको यहाँ पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, बाकायदा पिक्चर्स के थ्रू हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, यस इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राची, बट डिफ़िकल्ट भी लगता है काफ़ी लोगों को, तो कल आसान बना के इसको हम लोग करने वाले हैं बहुत, ठीक है। ऑलराइट, सेल की वीडियो, चलो मैं सेल की वीडियो पब्लिक कर देता हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि वो पहला लेक्चर था, काफ़ी लोगों को जानना है कि सर साइंस कैसा पढ़ाते हैं तो देख लेंगे। बाकी आपको PPT मिल जाएगी, बाकी जो लोग बैच में हैं तो क्विज़ में डाल दूंगा, तो अटेम्प्ट कर लेना जैसे आपको लगे, ठीक। ऑलराइट, थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं शाम को रिकॉर्डेड लेक्चर और कल मिलेंगे सुबह, थैंक यू।